हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका पेपर है बीएड में, उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और जब मैं कंप्लीट सिलेबस बोल रही हूँ, यानी वो सारी यूनिवर्सिटीज का कॉमन सिलेबस है। मोस्टली चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कोई टॉपिक रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में हम किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, नेचर क्या होता है लैंग्वेज का, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस की क्यों पढ़ी जानी चाहिए लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि आप कैसे एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में, मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लास और उसको फिर जो है आप कैसे हैंडल करेंगे, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद रिलेशनशिप जो लैंग्वेज और लर्निंग के बीच का होगा, सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होता है इसमें, और फिर उसके बाद हम 4 बेसिक इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करेंगे जिसमें आ जाती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब इन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग के बारे में। और जब हम मीनिंग या डेफिनेशन बोलते हैं तो वो डिफरेंस क्या हो जाता है उसमें, मीनिंग जो है वो पर्टिकुलर लिटरल मीनिंग की बात करते हैं हम, कि वो मान लीजिए इंग्लिश में ये मतलब है, या डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा उसका, या किसी लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड जो हमने डेड लैंग्वेज का उठाया और उसमें से फिर हम बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या होगा, और उससे हम मीनिंग निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो मीनिंग का मतलब क्या हो जाता है, लिटरल मीनिंग, और डेफिनेशन का मतलब हो जाता है कि वो किसी रिनाउंड पर्सन ने या लिंग्विस्ट ने, तो मतलब किसी ने तो दी है वो स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है मीनिंग और डेफिनेशन का। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े, एक बार उसका जब मीनिंग चेक करते हैं, तो जब आपको उसका मीनिंग पता ही है डिक्शनरी का, तो आप वो लिख भी सकते हैं। तो अगर हम लैटिन वर्ड लिंग्वा की बात करें, उसका मतलब होता है टंग। तो उससे हम क्या मतलब निकालते हैं कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग होगा, कि आपने अपने मुंह से, माउथ से जो भी चीजें अटर की, जो भी चीजें बोली, बड़बड़ाई, वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगी, कि आपने जो कुछ भी बोला वो लैंग्वेज हो। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या है, एक सिंपल स्ट्रीम है साउंड की, यानी अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, आप रिसीवर एंड पे हैं, और वो मेरे मुंह से निकल के आपके कानों तक पहुंच रही है, तो वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज क्या है, एक सिंपल स्ट्रीम ऑफ साउंड है जो फ्लो करती है कहां से, फ्रॉम माउथ ऑफ द स्पीकर, आप इसमें और भी एडअप कर सकते हैं, टू द ईयर्स ऑफ द लिसनर। ठीक है, अब लियोनार्ड ब्लूमफील्ड का क्या कहना था कि हर एक कम्युनिटी की जो है वो अपनी लैंग्वेज होती है, और वो उसी लैंग्वेज की बेसिस पे जो है उनकी एक्टिविटीज चलती हैं। तो जो स्पीच अटरेंसेस होती हैं, जो वो बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में या अपने साइंस में या अपने सिंबल्स में, तो वो क्या होगा, वो किसी भी कम्युनिटी की डायरेक्ट इंसाइट, यानी बिल्कुल अगर हम उसके बारे में पता करना है किसी भी कम्युनिटी के बारे में, तो उसकी वर्किंग्स जो है उनके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, वो जो स्पीच अटरेंसेस या लैंग्वेज का होता है। तो कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आपको पर्टिकुलरली कोई भी एक या दो डेफिनेशन जो किसी लिंग्विस्ट ने दी हो, वो इस पेपर में लिखनी पड़ेगी। जैसे ब्लोच और ट्रेगर ने बोला है, A language is a system of arbitrary sound symbols by means of which a social group interacts। यानी कोई भी एक ग्रुप लगा लीजिए सोसाइटी में, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं, तो आप जो बातचीत कर रहे हैं जिन आर्बिट्रेरी साउंड और सिंबल्स के थ्रू, अब जो मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये वाली जो कन्वर्सेशन होगी, ऑब्वियसली अभी तक के लिए वन साइडेड कन्वर्सेशन है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी साउंड्स एंड सिंबल्स हैं जो कि बोले जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो लैंग्वेज होगी जिसकी वजह से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन में आपको जिसने भी दी होगी, ऑलमोस्ट टाइम हर जगह जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें जरूर मिलेंगी, कि आप जिसकी वजह से कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए। ठीक है, अब जैसे एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसमें बोला है हॉल ने कि लैंग्वेज इज द इंस्टीट्यूशन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। किस लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए।
बाय मीन्स ऑफ कन्वेंशनल और वॉलेंटरी ओरल ऑडिटरी सिंबल्स। तो सिंबल्स का यूज करके आप जो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाती है, लैंग्वेज हो जाती है। और अब इन्हीं वर्ड्स को, कम्युनिकेशन को, लैंग्वेज को, और जो आपका इंटरेक्शन है, सोसाइटी है या इंस्टीट्यूशन है, इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके आप जब एक अलग तरह की अपनी डेफिनेशन दे दें या अपनी लाइन दे दें, तो वो पर्टिकुलरली उस रिनाउंड लिंग्विस्ट की जो है वो लैंग्वेज की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी एक या दो, या आपको इसके अलावा भी कोई इजी लगती है तो वो आप लिख के आ सकते हैं। जब हम नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आप कोई भी जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स जब आप मेंशन करेंगे, आप उस पॉइंट को जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि पॉइंट कोई भी हो सकता है, आपके हिसाब से लैंग्वेज का नेचर कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको वो पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए उसमें 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नेचर ऑफ लैंग्वेज में लर्नड लिख दिया या लर्नड हेडिंग डाल दी कि भाई लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, तो मुझे वहां पे ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि कई बार जो नेटिव लैंग्वेज होती है या जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो ऑटोमेटिकली बच्चे में जो है ऑब्जर्वेंस के थ्रू डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो बच्चे ने सीखी नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली उसको आ रही थी ऑब्जर्व करके। तो आप लर्नड में वो चीज जस्टिफाई करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, ऑल्दो फर्स्ट लैंग्वेज इज एन एक्सेप्शन, कि वहां पे आपको क्या करना पड़ रहा है कि अपने आप जो है ऑब्जर्व करके बच्चा सीख रहा है। वरना आपको जो भी सेकंड लैंग्वेज होगी या आप कोई फर्दर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर, वो आपको सीखनी पड़ेगी बकायदा क्लासेस लगा के, तो वो लर्नड होगी। ठीक है, अब लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। यानी शुरुआत कहाँ से होगी कि लैंग्वेज जो है वो शुरुआत में क्या होगा कि लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। ठीक है, आपने कोई भी लैंग्वेज बोलनी शुरू की है, बिल्कुल एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, तो वो जो शुरू हुई है उसके बाद क्या होगा, उसमें नए नए सिस्टम, सिंबल, साइंस ऐड होते जाएंगे, और वो इवोल्यूशन जो है वो एक्सपेंड होती जाएगी लैंग्वेज। और जब इवोल्यूशन होगा और वो एक्सपेंड होके एक बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाएगी कि इसके बाद तो एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आके उसको क्या बोल देते हैं, डेड लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज जो है वो शुरू भी होती है, चेंज भी होता है उसमें, और वो जाके डाई भी होती है। ठीक है, लेकिन एक्सटिंक्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रहेगी, मॉडिफिकेशंस होती रह सकती हैं, बट वो रहेगी। जैसे डेड लैंग्वेज हम क्या एग्जांपल दे देते हैं, लेटिन का बोल देते हैं या ग्रीक बोल देते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये एक्सपेंड होके अपने फुलेस्ट एक्सटेंट तक जो है एक्सपेंड या इवॉल्व हो चुकी है। तो लैंग्वेज का नेचर क्या हुआ, वो डायनेमिक नेचर हुआ, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब लैंग्वेज जो है वो वोकल होती है। अगर आपको पता हो तो एंशिएंट टाइम में सबसे पहले बोलना शुरू किया था लोगों ने, टीचिंग्स जो थी वो भी ओरल टीचिंग्स थी, तो पहले राइटिंग से पहले हमेशा वोकल फॉर्म जो है लैंग्वेज की वो दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसके नेचर में हम वोकल को भी मेंशन करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सोशल होती है। ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सोसाइटी को ही क्रिएट करता है, और वो बातचीत और कम्युनिकेशन का जरिया ही क्या है, लैंग्वेज है। जब तभी तो हम बोल देते हैं कि इंग्लिश की जो है वो इतनी जरूरत नहीं होती, इंग्लिश इट्स जस्ट अ लैंग्वेज और इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। तो ऐसा लोड नहीं लेना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बड़ा इश्यू हो गया। ठीक है, हाँ, आपको सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो सोसाइटी और जब आप बातचीत करते हैं तो उससे सोसाइटी बनती है, तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का नेचर जो है वो सोशल है। उसके बाद है आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज, रैंडम होती है। यानी कि अगर किसी को मैन बोलना शुरू कर दिया कि ये आदमी जो है उसको मैन बोल, इंग्लिश में मैन और हिंदी में आदमी, या फिर और लैंग्वेजेस में जेंट्स या कुछ और भी अगर आप बोल रहे हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड होंगे, तो वो जो है वो क्या है, एक बार शुरू हुआ, कभी भी किसी ने बोलना शुरू किया और उसके बाद वो चलता चला गया। यानी एक बार रैंडम तरीके से कोई चीज शुरू हुई और फिर वो प्रैक्टिस की वजह से कन्वेंशनल हो गई, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आर्बिट्रेरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टमेटिक की अगर हम बात करें तो हम A to Z पढ़ते हैं या कह पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो क्या हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि A से Z तक सीरीज में है, कॉन्टिन्यूटी में है, A से Z तक का सिस्टम है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि आप जो है ABCD लिखवा रहे हैं किसी से और आप B को पहले बोले A को बाद में बताएं, तो वो कॉन्टिन्यूटी में है A to Z, तो वो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो लैंग्वेज जो है वो सिस्टमेटिक भी होती है, सिंबॉलिक होती है। यानी अगर मैं ए बोल रही हूं तो आप उस ए को पर्टिकुलर तरीके से मेंशन करेंगे
कि नेचर में जो ये ए लिखा हुआ है, ए का मतलब ये लेटर होता है, ठीक है। तो वो सिंबल्स होते हैं पर्टिकुलर, ग्रामर होती है, तो टेंसेस होते हैं उसके अंदर जो है, प्रपोजिशंस होते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो वो पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जिनका हमें पता होता है कि अगर ये एस है सिंबल में, तो हमें पता है कि एस अगर कोई बोल रहा है तो ऐसे डिनोट किया जाएगा। तो ये भी क्या होता है, लैंग्वेज का नेचर होता है कि वो क्या होती है, सिंबॉलिक होती है। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव होती है। अब इतने सारे लेटर्स हैं, उनको घुमा फिरा के आप कुछ बना रहे हैं, आपने NATURE जोड़ के जो है नेचर बनाया, तो ऐसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है। आप अलग अलग तरीके के वर्ड्स जोड़ के कुछ क्रिएटिव राइटिंग जो है आप हमेशा कर सकते हैं लैंग्वेज की वजह से। नॉन इंस्टिंक्टिव और कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल क्या होता है कि जो बस चला आ रहा है पीछे से। ट्रेडिशनल का दूसरा फॉर्म हम कन्वेंशनल बोल सकते हैं कि कहीं पे कोई चीजें लिखी ना हो बट फिर भी चली आ रही हो, तो लैंग्वेज जो है वो नॉन इंस्टिंक्टिव और कन्वेंशनल भी होती है। ये भी इसके नेचर में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। ये मैंने स्पेसिफिकली भी करवा रखा है एक वीडियो में, अगर आपको और डिटेल में करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आप मीनिंग, नेचर या आप कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज की अगर मेंशन कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली इंडल्ज हो जाती है। मान लीजिए आप रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग में जो है रीडिंग की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका जो नेचर होगा, रीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी या जो क्वालिटी होंगी रीडर की, तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अंदर जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे लगे कि आपका मटेरियल कम पड़ रहा है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज में फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होगी, हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक रेफरेंस लैंग्वेज बोल रहे हैं या स्टैंडर्ड जो है उस लैंग्वेज के फिक्स्ड है। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज को लीगल स्टेटस जो है वो मिला हुआ होगा। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो वो लीगल स्टेटस मिला हुआ है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इंडिया में, हिंदी होगी। एक ये है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ऐसा माना जाता है माइथोलॉजिकली कि एक टाइम पे एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सबको आती थी, ठीक है। तो अब जो सबको जो है, अगर सबको उस नॉलेज का, उस लैंग्वेज की नॉलेज है, तो वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन या बातचीत का जरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि आप कहीं भी जाएं आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं बनेगा। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी एक लैंग्वेज थी, बट इसको हाइपोथेटिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं उन सबको एक ही लैंग्वेज जो है वो आती हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टर लैंग्वेज की। अब हम सिस्टर ही क्यों बोला, इसको ब्रदर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, सिबलिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो शुरू से ही हम हमारे भाई बहनों के पास ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो क्लोजनेस जो है, अगर बॉन्ड के, अभी बॉन्ड आपका जैसा भी हो बट क्लोजनेस होती है, आप बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ रहते हैं, तो इसीलिए इसको सिस्टर लैंग्वेज बोला गया क्योंकि ये वो दो लैंग्वेजेस होंगी जो बहुत करीब होंगी, उनकी जो ग्रामर है या जो उनकी लिखावट है या उनको सीखने का तरीका है, तो वो आपस में जो है बहुत पास होंगी या क्लोज होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसीलिए इसको सिस्टर लैंग्वेज बोला। अब वर्नेकुलर लैंग्वेज क्या होगी, जो लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, जो आपके आसपास बोली जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि हर 100 किलोमीटर पे जो है पानी और लैंग्वेज बोली जो है वो चेंज होती है। तो वो वर्नेकुलर लैंग्वेज क्या होगी, जो आपके एरिया में या रीजन वाइज जहाँ पे आप हैं वहां पे बोला जाता है। तो जैसे हरियाणा में हरियाणवी, अब हरियाणा में भी हरियाणवी हम एक जनरलाइज कर देते हैं बोली, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेज जो है वो देखने को मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी वहां पे, वर्नेकुलर लैंग्वेज। अब आता है इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज। इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज जो है वो उसको हम सेकंड लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं अगर आप इंटरनेशनली उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदी जो है वो नेटिव स्पीकर है, उसके बाद आपने इंग्लिश सीखी, अब जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज भी बोली जाएगी और वो इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज भी बोली जाएगी क्योंकि आप उससे इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है इंटर लैंग्वेज। अब मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है, आप नेटिव स्पीकर हैं, मान लीजिए हिंदी, उसके बाद आपने इंग्लिश जो है वो नई सीखनी शुरू की। अब अगर आपको इंग्लिश, जब तक फ्लुएंसी नहीं आ जाती आपको इंग्लिश में, तब तक क्या होगा कि मान लीजिए आप इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहे हैं और आपको आगे समझ नहीं आया कि क्या बोलना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें बीच में हिंदी
हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। तो वो जो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर एक लैंग्वेज निकल के आई, यानी दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर, कि आपको एक और फ्लुएंटली आती है और दूसरी लैंग्वेज में आपने फ्लुएंसी हासिल नहीं की है, तो वो जो मिक्सचर निकल के आया उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर लैंग्वेज। फिर आती है एक कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, जिसको हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई होती है। तो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज में क्या हो जाता है कि आप उसको, उसकी जो ग्रामर है, फोनोलॉजी है, आप वो कंप्लीट जो है वो प्रिपेयर तैयार कर रहे हैं, आपने खुद बनाई है, तो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उस लैंग्वेज को, बेसिकली टेलर मेड है वो, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज। तो ये था कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर आता है कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें जरूरत ही क्या है लैंग्वेज की। तो वो हर जगह पे जरूरत हो जाती है कि आपको सोसाइटल एग्जिस्टेंस के लिए, कि आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, आसपास में सोसाइटी में रहना है, तो आप जहाँ रह रहे हैं वहां के तौर तरीके, वहां की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, यानी जैसा देश वैसा भेष। तो आपको वो लैंग्वेज जो है वो भेष में ही आ जाते हैं कि आपको आनी चाहिए अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो सोसाइटल एग्जिस्टेंस के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है मीन्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड, यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा, बट कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर हम लैंग्वेज की बात करें। तो जो है मीन्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड, यानी जोड़े रखने के लिए, बातचीत के लिए। फॉर डिलिमिटिंग सोशल ग्रुप्स, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, या किसी भी अदर डिसिप्लिन को सीखने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए होगी, आपके इमोशंस को बताने के लिए, आपके आइडियाज आए हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा या आपको बोल के बताना पड़ेगा, प्रिजर्व करने के लिए आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। आपको कोई और स्टडी करनी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, या आपको फ्रेंच पढ़नी है, जर्मन पढ़नी है, या फिर आपको साइंस पढ़नी है, सोशल साइंसेस पढ़ने हैं, तो वो किसी भी डिसिप्लिन की स्टडी के लिए जरूरी हो जाती है लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की। जब हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बोल रहे हैं, यानी लैंग्वेज की जो प्रिंसिपल्स है किस किस तरह से रिलेटेड है वो, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। अब आपको सारे प्रिंसिपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 6-7 पॉइंट, मैक्सिमम 8-10 पॉइंट उठा के उनको आप जो है एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। आपको 20-25 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी लैंग्वेज जो है वो आपको नेचुरली डेवलप होती है। जो आपकी स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, जिसके आप नेटिव स्पीकर होंगे, तो वो क्या होगी, नेचुरलनेस होगी, और आप नेचुरली उस चीज को सीखेंगे। फिर आता है लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग में क्या आएगा कि आप बोल बोल के सीखते हैं, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उस चीज को ट्राई करना शुरू करते हैं, तो आप जो करके देखेंगे वो आपको हमेशा ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं चीजें। यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप करके देख रहे हैं उस चीज को, तो वो क्या हो जाता है, वो भी एक प्रिंसिपल हो जाता है लैंग्वेज के मामले में। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी आपका जो लैंग्वेज का है, आपको लैंग्वेज सीखनी है या आप बोल रहे हो, उसका पर्पस क्या है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सीखनी है, तो आपका पर्पस क्या हो गया कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, इसलिए आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस जो है वो भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी नकल करके सीखना। जैसे आप ऑब्जर्व करके, छोटा बच्चा होता है जैसे, तो उसको जो बोलेंगे वही वो रिपीट करेगा कि ये मून है, ये सन है, ये कूलर है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आप उससे रिपीट करवा रहे हैं, तो वो इमिटेट कर रहा है आपको, तो वो क्या हो गया, उससे उसके थ्रू भी वो लैंग्वेज सीख तो रहा है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन हो गया। अब वो सीखते सीखते उसकी हैबिट बननी शुरू हो जाएगी उस बातचीत के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, यानी आप जो है उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उस चीज को, तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, कि आप लैंग्वेज बोल रहे हैं या सीख रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि आप किस माहौल में जो है, या किस सिचुएशन में, या किस वजह से उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो मैंने इंक्लूड किए यहाँ। तो आप इनमें से कोई भी 5 से 7 प्रिंसिपल्स उठा के और एक्सप्लेन कर देंगे, दैट विल बी इनफ फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, आपको सभी को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के जो है 5-7 चीजें पता होनी चाहिए।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी आप एक्वायर कैसे करेंगे लैंग्वेज को, ठीक है। अब प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स एक्वायर, यानी आप उसको कैसे सीखेंगे, कैसे आएगी वो आपको लैंग्वेज, ठीक है। अब टू एक्वायर द कैपेसिटी टू perceive and comprehend language as well as produce and use words to communicate। तो कम्युनिकेशन का जो जरिया है आप उसके लिए जो है लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करेंगे वो आ जाता है प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में। इसमें दो तरीके से हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट है फर्स्ट लैंग्वेज का एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज का एक्विजिशन, ठीक है। ये दोनों हमें पता होने चाहिए, बट फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है उससे रिलेटेड चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज को जो है मदर लैंग्वेज भी बोल देते हैं, आर्ट्रियल लैंग्वेज भी बोलते हैं, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, तो ये डिफरेंट जो है इसके नाम है। और कंप्लीट फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी आपको एक मिल जाएगी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से भी जो है और बेटर तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है कि फर्स्ट लैंग्वेज अ ह्यूमन बीइंग लर्न टू स्पीक इज हिज नेटिव लैंग्वेज, यानी जो उसके आसपास बोली जा रही तो वो नेटिव स्पीकर होगा फर्स्ट लैंग्वेज का, ठीक है। मान लीजिए मुझे हिंदी आती है शुरू से ही, तो हिंदी क्या होगी मेरी नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग होगी, ठीक है। अब ब्लूमफील्ड का कहना था कि नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपने मम्मी की गोद में सीखी है, ठीक है। एज वन लर्नड ऑन वन्स मदर्स नी एंड क्लेम्स दैट नो वन इज परफेक्टली श्योर इन लैंग्वेज दैट इज एक्वायर्ड लेटर। तो ब्लूमफील्ड का कहना है कि आप जितना फ्लुएंसी या जितना परफेक्शन जो है फर्स्ट लैंग्वेज में होता है आपका बोलने में, फ्लुएंसी में, उतना आपका बाकी लैंग्वेज में नहीं होगा। तो कोई भी परफेक्टली श्योर नहीं होता, वो ऐसा क्लेम करते हैं जो लैंग्वेज बाद में एक्वायर की जाएगी, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, आप कैसे एक्वायर करते हैं, तो इसमें दो स्टेजेस आ जाती हैं, एक है प्री लिंग्विस्टिक पीरियड और दूसरा होगा पोस्ट लिंग्विस्टिक पीरियड। प्री लिंग्विस्टिक पीरियड में जो है बच्चे ने ठीक से बोलना शुरू नहीं किया है, जैसे 0 से 3 मंथ की अगर हम बात करें तो वो सोने में पीरियड होता है उनका सोने का। 3 से 6 मंथ की बात करें तो वो कूइंग करेंगे, यानी वो हर एक मतलब शुरू कर क्योंकि सुन तो रहे हैं आप, तो बच्चे से बात करते हो ना हर टाइम, तो वो सुन रहे हैं उस टाइम पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो यूज करना शुरू करेंगे, अटरिंग शुरू करेंगे, आबा कुछ भी अटर करना शुरू करेंगे। फिर आता है 6 से 8 महीने में बैबलिंग शुरू करेंगे, यानी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज जो वो सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो उस चीज को बड़बड़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। फिर आती है पोस्ट लिंग्विस्टिक पीरियड में पहली स्टेज ये है वन वर्ड स्टेज या होलोफ्रेजेटिक स्टेज। होलो और फ्रेजेटिक यानी एक ही फ्रेज या एक वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल ओपन क्लास वर्ड और वर्ड सिस्टम, तो वो एक एक वर्ड बोलना शुरू करेगा, यानी 9 से 18 महीने का बच्चा बहुत सारे सिंगल वर्ड, माँ, पापा, दादा, दादी, तो ये चीजें बोलना शुरू कर सकता है, तो वो 9 से 8 महीने में वन वर्ड स्टेज होगी। फिर आता है 18 से 24 महीने में 2 वर्ड स्टेज। इसमें क्या होंगे, वो छोटे सेंटेंसेस बनाएगा, यानी 2 वर्ड की मम्मा पानी, कि उसको पानी चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा, तो वो 1-2 वर्ड को कंबाइन करना शुरू करेगा। ऑब्वियसली उसके बाद 24 से 30 महीने में वो बहुत सारे वर्ड को समझना शुरू करेगा, बहुत सारी चीजें जोड़ना शुरू करेगा, और 30 महीने के बाद उसमें फ्लुएंसी आ जाती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके। तो ये होगा कि वो फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर रहा है, ये उसका प्रोसेस होगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फर्स्ट लैंग्वेज की, तो वो इंस्टिंक्ट होती है, यानी अंदर से आती है ऑटोमेटिकली जब आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो हो सकता है वहां इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज हो, तो आपका बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलना जल्दी सीख जाए, क्योंकि उसने वही सुनी है वहां पे। अगर आप इंडिया में हैं तो आप जो है हिंदी बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो वो क्या हो जाती है, वो इंस्टिंक्ट है, फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो इंस्टिंक्टिव होगी, रैपिड होगी, आप उसको जल्दी सीखते हैं एज कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। जब आप सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करेंगे, कंप्लीट होती है अपने आप में ये लैंग्वेज, और आप इस लैंग्वेज को कभी भूल नहीं सकते, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी, ठीक है, जिस लैंग्वेज के आप नेटिव स्पीकर हैं वो आपको हमेशा याद रहेगी। और आप जो है कई बार होता है ना कि गुस्से में जो है आपकी लैंग्वेज ही निकलती है अंदर से, तो ये कंप्लीट लैंग्वेज होती है और इंस्टिंक्टिव होती है। इसमें आपको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो पर्टिकुलरली आपको ग्रामर की या बोलने की सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं पर्टिकुलर क्लास में, लेकिन आपको फर्स्ट लैंग्वेज के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती और करेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है कि फर्स्ट लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस क्या है।
और फर्स्ट लैंग्वेज को हम L1 से डिनोट करते हैं, बहुत सारे लिंग्विस्ट जो है सेकंड लैंग्वेज को L2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो पार्ट होती है किसी भी पर्सनल, सोशल या कल्चरल आइडेंटिटी का, कि आपके आइडेंटिटी में जो है वो झलकेगी चीज बहुत बार, आपको बहुत बार जो है इंसान से बात करके ही पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, कि इस तरह की लैंग्वेज जो है वहां बोली जाती है। तो वो क्या हो जाता है, पर्सनली, सोशल और आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट होती है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ये रिफ्लेक्ट करती है आपने आपके जो सोशल पैटर्न्स हैं, जो आपका बोलने का तरीका है, वो चीजें क्या करेंगी, आपकी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कई बार होता है कि वो जो एक्सेंट होता है, मान लीजिए बहुत सारे टीचर्स हैं हरियाणा से हैं, तो वो अगर शुरू से ही जो है, अगर वो इंसान गाँव में रहा है या कई बार शहर में रहना भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एक हरियाणवी टच आता है, या महाराष्ट्र में तो एक मराठी टच आता है, तो पंजाब में है तो एक पंजाबी तड़का दिखेगा आपको, पंजाबी टच दिखेगा लैंग्वेज में बोलते टाइम, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो। तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी रिफ्लेक्ट करता है आपकी लैंग्वेज को, आपके कल्चर को, आइडेंटिटी को, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस हो गया फर्स्ट लैंग्वेज का। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, अब सेकेंड लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, सेकेंड लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, आप बचपन से उसको आप में नहीं आएगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्टिव नहीं होगी, आपको स्कूल में जाके जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं दूसरी, वो क्या होगी, आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। आप उसके नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं, नेटिव स्पीकर आप किसके होते हैं, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। फिर आता है एज ऑफ 12 और प्यूबर्टी, यानी जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका सीखने का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अपने बच्चे को मल्टीलिंगुअल बनाना है या 4-5 लैंग्वेजेस सिखानी है, तो वो आपको बचपन में से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज ऑफ 12 और प्यूबर्टी तक जो लैंग्वेज सीखने में टाइम लगेगा वो कम लगेगा एज कंपैरिजन टू एक अडल्ट अगर लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है। फिर आता है नीड्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड करेक्शंस। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में हमने बात की थी कि वो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑब्जर्व करके सीखना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस की, गलत बोल रहा है बच्चा तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेकंड लैंग्वेज में चाहिए होती हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी बहुत सारी, उस पे भी एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। वो जो 4 स्किल्स हम बात करते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो ये जो 4 स्किल्स हैं इन पे आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब आप सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज का प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा प्री प्रोडक्शन, जिसमें साइलेंट पीरियड भी बोल देते हैं इसको। साइलेंट पीरियड क्यों, क्योंकि इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरे इंसान को जो उस लैंग्वेज को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्री प्रोडक्शन। फिर आता है अर्ली प्रोडक्शन, जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आपका मेजर एम्फेसिस अभी भी लिसनिंग पे ही है। जैसे यहाँ पे प्री प्रोडक्शन में ऑब्जर्व करने पे, लिसन करने पे, आप सुन रहे थे सिर्फ उस लैंग्वेज के बारे में, तो ये क्या होगा, जो आपका लिसनिंग पे या ऑब्जर्व करने पे है न्यू लैंग्वेज का, जो अर्ली प्रोडक्शन होगा। फिर आता है स्पीच एमर्जेंट, अब धीरे धीरे आप उसको बोलना शुरू करेंगे, एकदम से आपको सारे वर्ड्स नहीं आ सकते, तो आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उस चीज को सीखेंगे। और फिर एक पॉइंट पे आके फ्लुएंसी आना शुरू होगी, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी यानी फ्लुएंसी बीच में पहुंच गई है, और उसके बाद आपको एडवांस्ड फ्लुएंसी आएगी। अब जब आप कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन हो, आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके स्टेप्स होंगे, जैसे हमने लास्ट लैंग्वेज में क्या किए थे, क्यूइंग से लेके फ्लुएंसी तक की बात की थी, यहाँ पे हम प्री प्रोडक्शन से लेके फ्लुएंसी तक की बात कर रहे हैं, तो एरर्स जो है वो हमेशा डिक्रीज होंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको जो है पहले बोलना नहीं आता था, लास्ट स्टेप तक आते आते आपको बोलना और फ्लुएंसी जो है आ जाएगी, तो वो फ्लुएंसी जो है वो इंक्रीज्ड दिखानी है। ऐसा ना हो कि आप स्पीच एमर्जेंट में फ्लुएंसी का पॉइंट लिख दें और जो है एडवांस्ड फ्लुएंसी में कुछ और लिख रहे हैं, तो वो फ्लुएंसी जो है वो इंक्रीज होगी और एरर्स जो है वो रिड्यूस होंगे। एक वर्ड होता है बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स। बाइलिंगुअल तो ऑब्वियसली वो होंगे जिनको 2 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, बाय यानी कि 2, लिंगुअल यानी कि लैंग्वेज। अब बैलेंस्ड बाइलिंगुअल क्या होंगे, वो पर्ल और लैम्बर्ट ने जो है सबसे पहले टेस्ट किए थे, और ये वो बच्चे हैं जो दोनों की दोनों लैंग्वेज में कंप्लीटली फ्लुएंट है, मतलब उनको फील ही नहीं होता कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट है।
हमने बोला था ना कि हम फर्स्ट लैंग्वेज में जो है परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, वो हमें अच्छे से आती है। तो इन दो, ये जो बच्चे होंगे इनको दोनों की दोनों लैंग्वेज जो है वो फ्लुएंटली आती होंगी। ये तब केसेस में हो सकता है जब आपके पेरेंट्स जो है वो दो अलग अलग लैंग्वेजेस का ज्ञान रखते हो या दो अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, और उनकी वजह से जो है वो आपने दोनों के दोनों लैंग्वेजेस बचपन में ही जो है वो सीख ली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की। मल्टी यानी कि मैनी, बहुत सारी, लिंगुअल यानी कि लैंग्वेज। तो अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल पा रहे हैं तो वो क्या होगा, मल्टीलिंगुअल पर्सन होगा। तो एबिलिटी टू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेजेस, वो भी फ्लुएंटली। ठीक है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, मल्टीलिंगुअल पर्सन, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। अब डायमेंशंस क्या होंगे मल्टीलिंगुअलिज्म के, एक होगा इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म और एक होगा सोशल मल्टीलिंगुअलिज्म। जब आप इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म बोल रहे हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होगी इंडिविजुअल की, जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। यानी मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आप एक दो इंसान या आप अकेले इंसान हैं जिसको दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलनी आती है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी आप बोल पा रहे हैं वो लैंग्वेजेस। सोशल मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होगा कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी है और उस सोसाइटी में जो है ऑलमोस्ट सभी लोग जो है दो लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, वो दो लैंग्वेजेस उन सबको फ्लुएंटली आती हैं, तो वो सबको आती है ना, तो मोर देन वन लैंग्वेज आर यूज्ड इन अ कम्युनिटी, तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल को आती थी, यहाँ पे बहुत सारों को आती है, तो वो क्या हो गया, सोसाइटी के लेवल पे जो है मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, जिसको हम सोशल मल्टीलिंगुअलिज्म बोल रहे हैं। फिर आता है मल्टीलिंगुअलिज्म के टाइप्स। आप जो ये टाइप्स हैं इसका भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो कि आपका जो है पेज भी कवर करेगा और आपके जो है एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव व्यू निकल के आएगा आपके क्वेश्चन का। तो इसका फ्लो चार्ट जो है वो मैंने नहीं बनाया है, आप बनाने की एक बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब लैंग्वेज जो मल्टीलिंगुअलिज्म के टाइप्स हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ स्पीकर स्पीक्स, कितनी लैंग्वेजेस एक इंसान बोल सकता है, मान लीजिए 2 बोल सकता है तो हम क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल। 3 बोल सकता है तो ट्राइलिंगुअल, तो ऐसे हो जाएगा, और ज्यादा बोल पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीग्लोट। ये मल्टीलिंगुअलिज्म की जगह आप ट्राइलिंगुअल लिख सकते हैं, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल और पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट में क्या हो जाएगा, आपको 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो आती है। अब आता है दूसरा बेस की बेस्ड ऑन डिग्री एंड मैनर ऑफ एक्विजिशन, कि आपने किस लेवल तक किस डिग्री तक या किस लेवल तक उसको एक्वायर किया है, और मैनर ऑफ एक्विजिशन यानी आपने किस तरीके से उसको एक्वायर किया है। तो डिग्री ऑफ एक्विजिशन में क्या आ जाएंगे, 2 टाइप्स आ जाएंगे फर्दर, एम्बिलिंगुअलिज्म और इक्विलिंगुअलिज्म। अब इक्वी यानी कि इक्वल, लिंगुअलिज्म यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको जो 2 लैंग्वेज है वो इक्वल आती है, ऐसा नहीं है कि आपको एक में फ्लुएंसी है दूसरे में आपको वो लैंग्वेज कम आती है। इक्वी लैंग्वेज में क्या होगा, इक्वल लैंग्वेज, आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान जो है वो इक्वल है। एम्बिलिंगुअलिज्म में क्या होगा कि आपको जो 2 लैंग्वेजेस आती हैं उनमें से एक जो है वो डोमिनेट करती है हमेशा दूसरी लैंग्वेज पे, यानी एक लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी हासिल है, दूसरी लैंग्वेज आपको उतने बेटर तरीके से नहीं आती है, तो ये क्या हो गया, एम्बिलिंगुअलिज्म। फिर आता है मैनर ऑफ एक्विजिशन, कि आपने एक्वायर कैसे की है। एक जैसे हमने बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स पढ़े थे, वहां पे मल्टीलिंगुअलिज्म शुरू से ही है, वो बच्चे को जो है ऑटोमेटिकली वो 2 लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली आती है, तो वो क्या हुआ, उसने एक नेचुरल वे में ऑब्जर्व करके जो है वो चीजें सीखी हैं, तो वो नेचुरल मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। अगर आपको हिंदी आती है और आपने इंग्लिश जो है वो बाद में क्लासेस लगा के या बाद में एक्वायर की है, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। अब एक और पॉइंट है जिसमें आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीलिंगुअलिज्म। हॉरिजॉन्टल मल्टीलिंगुअलिज्म हम किस चीज को बोल देते हैं कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं या पर्टिकुलर जगह जहां आप रह रहे हैं, वहां पे क्या है, मोस्टली लोग, बहुत लोग जो है वो एक ही लैंग्वेज बोल पाते हैं, यानी मोस्टली लोग क्या है, मोनोलिंगुअल है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो वहां की हायर सोसाइटी होगी उन लोगों को क्या होगा कि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस भी आती है, तो ये हम मान के चलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मल्टीलिंगुअलिज्म। जब हम वर्टिकल मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं तो वहां पे ज्यादा लोगों को जो है वो ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं या 2 से ज्यादा लैंग्वेज वो बोल पाते हैं। ठीक है, एरिया वाइज स्पेसिफिकली, जैसे वर्टिकल मल्टीलिंगुअलिज्म का एग्जांपल मैं दूं
वहां पे बहुत सारे तरीके के लोग रहते होंगे, बहुत सारी सोसाइटी के। जैसे अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, तो उसमें क्या है कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और एक जगह पे बसे हुए हैं, जो गोकुलधाम सोसाइटी है वहां की। तो वो क्या है कि उन सब वो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग लैंग्वेज उनकी नेटिव है, उसके बाद वो अलग अलग जो है तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब मिलके सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, सारी लैंग्वेजेस उनको थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो वर्टिकल मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है। फिर आता है कॉजेज क्या होंगे मल्टीलिंगुअलिज्म की। तो आप किस वजह से सीख रहे हैं, या आपको मल्टीलिंगुअलिज्म, आप मल्टीलिंगुअल कैसे बने, उसका क्या कारण हो सकता है, वो कॉजेज में आ जाएगा। एक तो है कम्युनिकेशन, कि मान लीजिए आप टूरिस्ट हैं, घूमने फिरने जाना है आपने, कम्युनिकेट करना है लोगों से, तो कम्युनिकेशन एक सबसे बेस्ट जरिया होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये सबसे मेन रीजन होता है। प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है, कि आपकी जॉब जो है वो आपने मुंबई में लेनी है, लेकिन आप हरियाणा के रहने वाले हैं या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको मराठी जो है वो वहां की आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो वहां पे इजी हो जाएगा। तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। इमिग्रेशन, यानी आप कहीं और रह रहे हैं दूसरे जगह पे, अपनी नेटिव जगह को छोड़ के, तो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो ये भी एक रीजन हो जाता है लैंग्वेज सीखने का। फिर आता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसे एक पॉइंट था हिस्ट्री में, जब सब बहुत जगह पे क्या है ब्रिटिश राज था, बहुत सारी जगह पे उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, कॉलोनाइजेशन था, तो उसकी वजह से अब भले ही इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है, या बहुत ऑलमोस्ट सब कंट्रीज को मिल गई है, सब जो है इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल वो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ उस टाइम पे, उसकी वजह से अभी भी हमारी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इंग्लिश जो है आ जाती है। तो वो क्या हुआ, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म आया। ठीक है। फिर आता है मटेरियल पावर, यानी मान लीजिए सोशल एडवांटेज क्या हो जाता है, या पावर और अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए जो है आप क्या करते हैं, और लैंग्वेज सीखते हैं। और भी कई रीजन हो सकते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हैं, या रिलीजन की वजह से, या पॉलिटिकल यूनियन की वजह से आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर हम बात करें, तो अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप क्या होंगे, अदर कल्चर्स जो है उनकी नॉलेज भी आपको होगी, और अगर नहीं भी होगी तो आप उस नॉलेज को जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर चॉइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आपको पर्टिकुलर जगह की लैंग्वेज आती है, तो आपका स्कोप जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम जॉब की बात करते हैं। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसका हाई हो जाता है, तो वहीं से ही जो है उसके कॉग्निशन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होंगी मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से, एनहेंसमेंट मिलेगी उनको। डेवलप्ड लेवल ऑफ थिंकिंग आपकी हो जाएगी, कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो आपको उसकी बहुत सारे कल्चर का भी ज्ञान है, आपको पता है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है, तो आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर एक ही जगह पे रह रहे हैं, आपको एक ही लैंग्वेज आती है, तो चांसेस हैं कि आपका लैंग्वेज जो ब्रॉड माइंड जो है, आपका जो थिंकिंग लेवल है वो नैरो लेवल का हो। ठीक है। फिर अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब एडवांटेजेस हैं या फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो लैंग्वेज यूसेज में प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कंफ्यूज हो जाए, वहां पे कंफ्यूजन का, डिसोरिएंटेशन का, ये जो इश्यूज हैं ये वहां पे क्रिएट हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, और वो पूरे देश में बस उसी एरिया में रहते हैं। ठीक है। लेकिन उनको कम्युनिकेशन करना है अगर बाकी जगह से, तो उनको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो उनकी जो खुद की लैंग्वेज है जो वो माइनॉरिटी में है वो सप्रेस हो जाएगी वहां पे। टार्निशिंग द लैंग्वेज क्वालिटी, जब आप एक से ज्यादा चीजों में हाथ डालने लग जाते हैं, तो वो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द क्लास। डाइवर्सिटी क्या होगा, सम ऑफ द वेज दैट पीपल आर बोथ अलाइक और डिफरेंट, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो, रिलीजन या रीजन बेसिस पे हो, तो वो क्या हो जाता है, अलग अलग तरीके के लोग वहां रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी का बेसिस क्या हो जाता है, लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल क्लास क्या होगी, जहां पे बहुत जो लर्नर्स हैं वो अलग अलग तरह की वेराइटी है वहां पे फर्स्ट लैंग्वेज में।
यानी कि मान लीजिए एक एनसीसी कैंप है नेशनल लेवल का, और उसमें जो है अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, तो अब जिस स्टेट के होंगे उनकी नेटिव लैंग्वेज तो अलग होगी, सबकी अपनी अपनी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो जो एक क्लास बनेगी वो क्या होगी, मल्टीलिंगुअल क्लास होगी, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बच्चों की नेटिव लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग बच्चे की। तो वहां पे क्या हो जाता है कि जो टारगेट लैंग्वेज होगी, मान लीजिए इंग्लिश है, तो वो टारगेट लैंग्वेज होगी, वो कॉमन लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्वियसली उन सबको एक दूसरे की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, तो वहां पे जो है टारगेट लैंग्वेज का ज्यादा रोल हो जाता है जब हम मल्टीलिंगुअल क्लास की बात करते हैं। तो ये नॉर्मली समर स्कूल्स में जहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हो, या एनसीसी एनएसएस कैंप्स में, वहां पे ये चीजें देखने को आपको मिल सकती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, तो एडवांटेज क्या होंगे उसके, तो ऑब्वियसली कॉग्निशन लेवल या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बच्चों में इंप्रूव होगी। क्रिएटिविटी जो है वो प्रमोट करती है मल्टीलिंगुअलिज्म की, जो अगर एक जगह पे बहुत सारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी अगर हम क्लास में बात कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। कल्चरली एनरिच्ड एनवायरमेंट जो है वो वहां पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, कंपैरिजंस हो सकते हैं कि किसी बच्चे को मान लीजिए ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो वहां पे कंपैरिजंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की, और जो ये मल्टीलिंगुअलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक, ये जो डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस थे जो मल्टीलिंगुअलिज्म में हमने किए थे, वो यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम में भी इंक्लूड हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस होगी, तो आप वो पॉइंट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब बेसिक फंक्शंस जो है लैंग्वेज के, अगर हम 3 फंक्शंस की बात करें तो वो होंगे इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव। इंफॉर्मेटिव यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, आपको टीवी देख के कुछ नया पता चलता है, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या हुआ, वो फंक्शन हुआ है लैंग्वेज का इंफॉर्मेटिव, कि आपको पता कैसे चल रहा है, उस लैंग्वेज को पढ़ के पता चल रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसिव होगी, यानी जो ओरिजिनेटर है वो फीलिंग को, एटीट्यूड को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कोई पोइट है, ठीक है, वो पोइट्री लिख रहा है, या फिर कोई सॉन्ग लिरिसिस्ट है, तो अभी जो जानी गाने लिखता है, तो ये सारे के सारे जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं पर्टिकुलरली, वो क्या है, फीलिंग्स की एक्सप्रेशन है, कि उनको बैठे बैठे ख्याल आया या मन में जो है कुछ आइडियाज या एक्सप्रेशन आए जो उन्होंने क्या किया, पेपर पे उतार दिए, तो वो पोइट्री हम एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन में। डायरेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो पर्पस, उसका जो पर्पस ऑफ कॉजिंग क्या होगा, वो एक्शन होगा, कि आप कोई भी कमांड दे रहे हैं या काम बता रहे हैं, आपकी मम्मी आपसे पानी मंगवा रही है, तो वो डायरेक्टिव है कि उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर पर्पस से एक काम बता दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज का फंक्शन डायरेक्टिव हो जाएगा। अब लैंग्वेज की जब फंक्शन की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप किसी भी एक का, जैसे ये सैविग्नन का है, इसके बाद मैंने एक और इंक्लूड कर रखा है जैकोब्सन का, तो आप कोई भी एक जहां पे आपको अच्छे से फ्लो चार्ट बन सकता हो, जो आपको इजीली याद रह सके, उसका लिंग्विस्ट का नाम भी, और आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट इजीली बन सके, याद रह सके, वो आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, सैविग्नन ने 1983 में ये फंक्शंस की बात की थी। एक होगा रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और कम्युनिकेटिव। रिसेप्टिव यानी कि आप उस फॉर्म से रिसेप्ट कर रहे हैं चीजों को, जैसे आप दूसरे की बात सुन के, लिसनिंग से, या आप कोई बुक पढ़ के जब आप कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज का रिसेप्टिव फंक्शन हो गया, कि आप रिसेप्टर एंड पे हैं, ठीक है। दूसरा होगा एक्सप्रेसिव फंक्शन की, या फिर प्रोडक्टिव फंक्शन जो होगा, कि आप प्रोडक्टिव एंड पे हैं इसमें, स्पीकिंग में, रिटन में, या आप खुद लिख रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, या आप बोल रहे हैं स्पीकिंग में, तो वो क्या हो गया, वो एक्सप्रेसिव फॉर्म हो गई, कि आप अपने आइडियाज को या तो बोल के या लिख के बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक होगा कम्युनिकेटिव फंक्शन, यानी आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको यूज करने आती भी है या नहीं, तो जो एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज होगी वो कम्युनिकेटिव फंक्शन में इंक्लूड होगा, या फिर जो रूल्स होंगे, नॉलेज होगी ग्रामर की, वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेटिव फंक्शन में इंक्लूड हो जाता है।
अब जैसे मैंने रोमन जैकोब्सन की ये 6 फंक्शंस जो है वो इंक्लूड किए हैं, तो वो आपको ये हो जाता है कि जब आप नाम मेंशन कर रहे हैं लिंग्विस्ट का, तो आप उससे रिलेटेड, जैसे आपने सेविगमन अगर आपने मेंशन किया है तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कंटिन्यूटी से कि रिसेप्टिव में ये 2 चीजें आएंगी, एक्सप्रेसिव में ये 2 चीजें आएंगी, तो आपको ऐसे जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप किसी भी जो है लिंग्विस्ट के दी हुई फंक्शंस को आप उठा सकते हैं। इन 2 के अलावा भी अगर आपको कोई और फंक्शन दिखते हैं तो आप वो जनरलाइज करके लिख सकते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग, की लैंग्वेज और लर्निंग का क्या रिश्ता होता है। तो लैंग्वेज और लर्निंग का रिलेशनशिप जो वो ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड है। आपको लैंग्वेज आती है तो आप सीखते हैं चीजों को, और आप सीख रहे हैं तो आपको लैंग्वेज जो है आ जाएगी। तो एमए की हैलिडे ने जो है रिलेशनशिप दिया था, जिसमें इसने 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया था लैंग्वेज और लर्निंग के रिलेशनशिप को। तो पहला क्या होगा, लर्निंग लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के थ्रू आप अब क्या नई नई चीजें जो है वो सीख रहे हैं कि आपको लैंग्वेज आती है इस वजह से। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और तीसरा होता है कि आप लैंग्वेज के बारे में चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 के बारे में हम बात करते हैं। पहला है लर्निंग लैंग्वेज, जैसे बच्चे जो है अर्ली ईयर्स जो है छोटे बच्चों के, वो वहां पे लर्न करना सीखते हैं, बोलना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं, तो वो लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके वो लैंग्वेज को सीख रहे हैं वहां पे। They are developing use of complex grammatical structures and vocabulary, communicative competence, comprehension of spoken and written language and ways to express themselves। तो वो आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके को सीख रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो वो किस में आ गया कि वो लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज को। फिर आता है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी आपका वो लैंग्वेज आ गई और आप स्कूल जाने लग गए मान लीजिए, तो वहां पे क्या होगा कि आप टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, या डिस्कशंस होंगे, या आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड, तो ये क्या हो रहा है कि आपको लैंग्वेज आती है, इसलिए आप ये चीजें जो है वो सीख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी अब आप लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है क्लास में, तो आप उसके ग्रामर सीखेंगे, जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें चीजें वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, तो ये जो चीजें आप सीख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, आप लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं। तो ये लर्निंग और लैंग्वेज जो है उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया था। अब सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होगा, सब्जेक्ट टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये टीचर जो होगा वो क्या करेगा, कंडीशंस को एस्टेब्लिश करेगा, वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा बच्चे के लिए। ठीक है, डेवलप एक्टिविटीज को डेवलप करेगा ताकि प्रैक्टिस हो सके बच्चे की लैंग्वेज के लिए एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो वो क्या करेगा टीचर, बेसिकली अगर हम एक लाइन में बोले तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा वहां पे, लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है या रिसोर्स पर्सन होता है। जब आप स्पेसिफिकली सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम की, तो वो वहां पे आप सीख रहे हैं चीजों को, टीचर आपको फैसिलिटेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है कि बच्चे को क्या चीजें आ रही है, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप करे, जिससे कि वो लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित हो या मोटिवेटेड हो। और भी रोल आप लिख सकते हैं जो आपको सूझ रहे हो उस टाइम पे जब आप पेपर लिख रहे हैं, तो आप और इंक्रीज करके टीचर के रोल को बता सकते हैं इलैबोरेट करके। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज जो है वो ऑब्वियसली एक स्किल है, क्योंकि ये कंटेंट बेस्ड चीजें नहीं है, जैसे साइंस होती है, कॉमर्स होती है, वैसा नहीं है। लैंग्वेज जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, एक स्किल होती है। तो अगर हम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगी LSROW, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिसनिंग स्किल की। अब लिसनिंग क्या होता है कि आप सुन रहे हैं, कि आपने जो है ध्यान दिया, किसी ने कुछ बोला या कोई आवाज हुई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लिटरल मीनिंग, कि टू टेक नोटिस ऑफ और बिलीव व्हाट समबडी सेज, कि किसी ने क्या बोला है आप उसको ध्यान दे रहे हैं, आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, टू पे अटेंशन टू समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू हेयर हिम हर और इट, यानी आपने अटेंशन दी है, कोई भी आवाज हुई, अब या तो वो कोई बोल रहा है आपको, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कुछ गिरने की आवाज आई, तो वो आपने क्या किया, उस तरफ अटेंशन चली गई आपकी, तो जो आप अटेंशन दे रहे हैं वही क्या होती है, लिसनिंग होती है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में जब हम बात करेंगे तो एक्सटेंसिव लिसनिंग,
इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या हो जाएगी, एक तरह की पर्टिकुलर पैसिव लिसनिंग होती है, कैजुअल लिसनिंग, यानी मान लीजिए आप कॉन्शियसली नहीं सुन रहे हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग में, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते गाने सुन रहे हैं लीड लगा के, तो वो क्या है, वो एक्सटेंसिव लिसनिंग है, जो आपके सॉन्ग्स हैं। आपका मेन काम क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स के, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एक्सटेंसिव लिसनिंग होगी, क्लोज लिसनिंग नहीं होगी, मतलब क्लोज है लिसनिंग के, बट क्लोजली नहीं सुन रहे हैं आप उस चीज को, ठीक है, कॉन्शियसली नहीं सुन रहे हैं। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होगी, वो एक्टिव लिसनिंग होगी, आपका फोकस होगा पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी पे, एक ही चीज को सुनने में, जैसे कि आप रेडियो पे न्यूज सुन रहे हैं या आप टीवी पे जो है वो चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो क्या होगी, आप पर्टिकुलरली एक ही काम कर रहे हैं सुनने का, तो ये क्या होगी, इंटेंसिवली आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस की बात करें कि एक्टिव लिसनिंग होती क्या है, तो उसमें ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं, हियरिंग, फिल्टरिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग, रिमेम्बरिंग और रिस्पॉन्डिंग। अब हियरिंग क्या होगा, ये फर्स्ट एसेंशियल स्टेप होता है जब हम लिसनिंग के प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, ये किस मेजरली किस चीज से जुड़ा होता है, ये सेंसरी परसेप्शन से जुड़ा होता है, साउंड के, ठीक है। अब लिसनिंग, अब ये जो हियरिंग का फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या करेंगे, ये हो सकता है इफेक्टिव ना हो, लेकिन ये आपकी अटेंटिवनेस और कंसंट्रेशन को जो है वो दिखाता है कि आप किस तरीके से चीजों को सुन रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कोई बात बोली, आपने वो सुनी, तो वो हियरिंग हुआ, उसके बाद आप उस चीज को फिल्टर करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फिल्टरिंग का होगा, कि आपको आपके लिए जो वो बात बोली गई है, वो मैसेज जो है वो आपको चाहिए, वांटेड है या अनवांटेड मैसेज है। अगर वो अनवांटेड मैसेज है तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए वो ध्यानपूर्वक सुनने वाला है मैसेज है, तो आप उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलरली ध्यान से सुनेंगे। तो वो फिल्टरिंग का जो प्रोसेस है कि आपको ये चीज सुननी है, आपको ये चीज पे फोकस करना है या नहीं करना है, ये चीज वांटेड है या नहीं है जो आपने मैसेज सुना है, तो ये फिल्टरिंग का जो है वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। फिर आता है कि अगर वो चीज आपके काम की है, वांटेड मैसेज है, आपको वो सुनना है, फिर आप उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे कि वो चीज क्या बोली गई है, वो एक्टिविटी जो भी हुई है वो क्या बोला गया है, तो वो ऑब्जर्व करेंगे, ग्रैस्प करेंगे और उस चीज को एसिमिलेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, वो चीज क्या हो जाएगी आपकी कॉम्प्रीहेंशन की या कॉम्प्रीहेंडिंग की हो जाएगी। अब आपने वो चीज सुन ली, आपने उसका मीनिंग अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लिया, अब आप उस चीज को याद करेंगे या उस चीज को रिकॉल फर्दर फ्यूचर के लिए अगर करें तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा वो मैसेज। अगर थोड़ी देर बाद आपसे उसके बारे में पूछा जाता है तो आप उस चीज पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अगर इमीडिएटली पूछा जाए या बाद में पूछा जाए तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये 5 जो है वो टाइप्स हो गए एक्टिव लिसनिंग के, कि आप किस तरह से सुनते हैं इफेक्टिवली, अगर हम बात करें। अब आते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग को हम कुछ हद तक इफेक्टिव लिसनिंग बोल सकते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जहां पे आप साउंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं आप उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज को, उसका इन्फरेंस निकाल के कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ठीक है, वो क्या होगी, इफेक्टिव लिसनिंग होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं डेली लाइफ में जब हम बात करें, किस वजह से, इनइफेक्टिव लिसनिंग और लैक ऑफ लिसनिंग की वजह से, कि हम ध्यान से नहीं सुनते और वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद आपको मम्मी आके बताती है कि आपको ये काम दिया गया था लेकिन आपने सुना ही नहीं, तो वो क्या हुआ, इनइफेक्टिव लिसनिंग हुआ। और उसके बाद तो आपको मम्मी का पता ही है। तो इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल, कि आपको चाहिए क्यों, लिसनिंग स्किल आपकी जो अच्छी क्यों होनी चाहिए। तो इंप्रूव करने के लिए जो लर्नर का कॉम्प्रीहेंशन है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। अगर आप अच्छे से सुन नहीं सकते किसी को तो आप शायद अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो जरूरी हो जाता है कि लर्नर की कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इंक्रीज हो, इंप्रूव हो। इंटरेक्शन के लिए ऑब्वियसली अगर आप सुनेंगे नहीं किसी की तो आप जवाब कैसे देंगे, आप अगले इंसान से बातचीत कैसे करेंगे, वो तो वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा कि आप अकेले ही बोले जा रहे हैं। फिर आता है कि टू एनेबल द स्टूडेंट्स अटेंटिवली और पर्पसफुली, तो लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का एक रीजन ये भी है। अब आप इसको नीड में लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए, एज पर योर क्वेश्चंस नीड, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको लिखेंगे तो स्टूडेंट्स को जो है अटेंटिवली और पर्पसफुली सुनने के लिए रेडी करना,
ठीक है, ये काम होता है लिसनिंग स्किल का। एनकरेज करता है पार्टनर लर्नर की पार्टिसिपेशन को जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपको लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप अगले इंसान को अच्छे से एक बार सुन रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद है टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। यानी आप क्लास में जो भी आपको चीजें बोली जा रही हैं, आपको कोई स्टेटमेंट टीचर ने बोली, वो आपको कुछ समझा रहे हैं या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, कहीं पे आपको मान लीजिए एजुकेशनल ट्रिप पे ले जा रहे हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स आपको दी गई हैं, तो वो सब समझने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आपने कुछ सुना, उसको आपका मतलब, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो, वो चीज जब आप समझना चाह रहे हो तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, लिसनिंग स्किल जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि अगला इंसान कहना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए रेडियो सुनना है, टीवी प्रोग्राम सुनना है, या आपको स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो मेंटेन करके रखनी है, तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए लिसनिंग स्किल का जो है अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, कि इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, वो हमने ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंस में क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है लिसनिंग के अलावा। इफेक्टिव लिसनिंग अगर आपकी नहीं है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अटेंटिव लिसनर जो है वो बेटर स्पीकर होता है, तो वो भी जरूरी है, एक इंपॉर्टेंस हो गई कि आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। और एक अच्छा लिसनर जो है वो कुछ ना कुछ अलग जरूर सीखता है। मान लीजिए एक बच्चे ने बहुत ध्यान से कोई चीज सुनी है, एक ने जो है वो बहुत ऐसे ही ऊपर ऊपर से सुन ली है, तो वो क्या होगा, उन दोनों के समझने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होगा। जिसने बहुत अच्छे से सुना है उसने कुछ ना कुछ नई चीज जो है उससे जरूर सीखी होगी। तो जो गुड लिसनर है वो हमेशा ज्यादा चीजें सीखता है एक इनडिफरेंट लिसनर से, या जो अच्छा लिसनर नहीं है। गुड लिसनर कैन रीस्ट्रक्चर द वेग स्पीकिंग। अगर आपने अच्छे से सुनी है कोई चीज, तो अगर उटपटांग सी चीज भी बोली गई है या बहुत रैंडम तरीके से कोई चीज बोली गई है, तो भी आप उसका मतलब जो है वो निकाल लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश कर लेंगे आप उसकी। ठीक है, आपका क्लियरर मीनिंग नहीं है उस चीज का, लेकिन आप उसका कोशिश करके एक क्लियर मीनिंग जरूर निकाल लेंगे। अब गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रेजुडिस, assumptions एंड एटीट्यूड्स। एक अच्छे लिसनर को ही पता होगा, अगर वो ट्रेडिशनल बातों को भी सुन रहा है, साइंटिफिक बातों को भी सुन रहा है, तो वो सब सुन के जो है वो एक क्या करेगा, अच्छे से डिटेक्ट करके आप प्रेजुडिस को डिटेक्ट कर सकते हैं, assumptions को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज को मानना चाहिए और किसको नहीं मानना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिसनिंग स्किल के मामले में। टू प्रोड्यूस गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन, की कंप्लीट सिचुएशन सिनेरियो को समझने के लिए आपका अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। A good listener can restructure the vague speaking. Listening is the most frequent, perhaps the most important type of on-the-job communication. यानी जब आप कम्युनिकेट करते हैं या आप जो है कहीं पे काम कर रहे हैं, तो लिसनिंग जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट आपको सुनने को मिलेगी चीजें, और आपको वो सुननी पड़ेगी। आप चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो या बॉस की डांट हो, तो वो दोनों चीजें वो क्या हो जाता है, वो लिसनिंग आपकी वहां पे अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग कैन इंप्रूव वर्क क्वालिटी एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अगर आपने किसी चीज को ध्यान से सुना है तो आप उस चीज को अच्छे से अमल भी करेंगे, तो वर्क क्वालिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है अच्छी लिसनिंग स्किल होने से। इट इंप्रूव्स द रिलेशनशिप्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड लीड्स टू द बेटर रिजल्ट्स। यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। ऑब्वियसली अगर आप चाहे वो किसी भी चीज, किसी के साथ रिलेशनशिप, आपके दोस्त के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, या आपकी जो है फैमिली के साथ है, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है। आप चुपचाप बैठ के एक बार उनकी बात कंप्लीट सुन रहे हैं, एकदम से जज नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो लिसनिंग स्किल जो है वो हमेशा बेटर रिजल्ट्स जो है लेके आती है। अब आप अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए क्लासरूम में क्या क्या कर सकते हैं। पहले बात तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। जब आप टीचर की बात सुन रहे हैं तो आपको फोकस किस पे होना चाहिए, टीचर जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है उस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। इफ यू डिसएग्री विद द पीस ऑफ मटेरियल, मान लीजिए आपका फ्रेंड है या टीचर है, कोई चीज बोल रहे हैं और आप उस चीज से डिसएग्री करते हैं, तो एकदम से कंक्लूजन पे नहीं कूदना है आपको एकदम से उस चीज पे जजमेंट जो है नहीं देनी है। आपको वो चीजें एक बार सोचना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद थिंकिंग का प्रोसेस आपको चालू रख के उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा बोलते हैं ना कि बोलने से पहले आप एक बार सोचिए, तो वो चीज क्या हो जाती है, वो लिसनिंग से आती है। अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल
इम्प्रूव कर रही हैं तो आप एक बार आपको सुनना पड़ेगा कंप्लीट अगले इंसान को। आप पहली लाइन सुन के और रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है एडजस्ट नोट्स टेकिंग अलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर। टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप नोट्स भी लिख रहे हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ आपको जो है अटेंशन देनी है टीचर को। तो वो चीज किस वजह से हो सकती है, वो फोकस से ही इंप्रूव हो सकती है कि आप उस चीज पे फोकस्ड रहें कि टीचर क्या बोल रहा है और मुझे क्या लिखना है साथ साथ, ठीक है। फिर है पे अटेंशन इन द क्लास एंड अवॉइड डे ड्रीमिंग। बहुत बार होता है कि हम जो है क्लास में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। तो वो क्या हो जाता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। तो आपको वो डे ड्रीमिंग जो है वो स्टॉप करनी है, अवॉइड करनी है, और आपकी जो पूरी की पूरी अटेंशन है वो भी फिजिकल होने के साथ साथ क्लास में ही मेंटली आप प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर आता है डोंट गिव अप ऑन अंडरस्टैंडिंग द हार्ड मटेरियल एंड ट्राई अगेन। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आपने सोचा कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ो, वो एटीट्यूड आपको कभी नहीं अपनाना है। आपको लिसनिंग स्किल अगर इंप्रूव करनी है, आपको बार बार समझने की कोशिश करनी है। अगर आप टीचर ने समझाया, आपको नहीं समझ आया, आप एक बार फिर पूछ लीजिए, आप ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है जब आप क्लासरूम में लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये था लिसनिंग स्किल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। स्पीकिंग स्किल क्या हो जाता है, डिलीवरिंग अ साउंड। डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मीनिंग की अगर हम बात करें तो स्पीकिंग यानी कि अगर मैं अब बोल रही हूँ तो मैं कोई ना कोई साउंड जो है वो आप तक डिलीवर कर रही हूँ। तो स्पीकिंग का लिटरल मीनिंग या रफ मीनिंग क्या हो गया, डिलीवरिंग अ साउंड। अब डॉक्टर उमा मंगल और प्रोफेसर विजय सूद की जो 2 डेफिनेशंस है वो मैंने इंक्लूड की हैं स्पीकिंग से रिलेटेड। ये क्या हो जाता है, व्हेन अ पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ साउंड, यानी अगर अब मैं बोल रही हूँ तो मैं साउंड जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसकी हेल्प से, माउथ ऑर्गन्स की हेल्प से। मेरे होठ हिल रहे हैं तभी आपको पता चल रहा है ना कोई चीज। तो माउथ ऑर्गन्स की हेल्प से क्या यूज करके, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के, ये जो मेरे थॉट्स हैं उनको मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही क्या हो जाती है, लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। एक्सप्रेसिंग आवर ओन इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस बाय स्पीकिंग थ्रू माउथ। सेम बात है, बस अपने तरीके से कही हुई है, और दोनों की डेफिनेशन किसकी है, ये लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी आप जो बोल रहे हैं वो किस किस तरह की स्पीकिंग हो सकती है। एक होती है इंटरैक्टिव स्पीकिंग, एक होगी नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होगी कि आप फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है वो आपकी फेस टू फेस है। कंसंट्रेशन और टेलीफोन कॉल्स अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती हैं, वो इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, दोनों चीजें इंक्लूड है, दोनों स्किल्स जो है वो इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए इसको इंटरैक्टिव स्पीकिंग बोल देते हैं। बहुत बार बोलते हैं ना कि आज का सेशन बड़ा इंटरैक्टिव रहा, तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो है इंटरैक्ट किया, सुना भी और बोला भी। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। फिर आता है नॉन इंटरैक्टिव, जो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। इंटरैक्टिव, मान लीजिए अभी सिर्फ मैं बोल रही हूँ, वन एंड है, सिर्फ सिंगल साइडेड जो है कन्वर्सेशन चल रही है। ऑल्दो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी तब आप इसको देखेंगे। तो ये नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग हुई, जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती, अगर मान लीजिए आप सामने होते और आप भी बोल रहे होते या फोन पे हम बात कर रहे होते, तो वो क्या हो जाती है, वो इंटरैक्टिव स्पीकिंग हो जाती है। फिर आती है कि जरूरत क्या है, नीड और इंपॉर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल्स की। ऑब्वियसली सबसे पहले कम्युनिकेशन टूल का काम करती है ये। आपको अच्छे से बोलना आएगा तो आपके करियर में भी जो है वो चीज ग्रोथ होगी और वो चीज दिखेगी कि आप में जो है स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है। आप अगले इंसान को बड़ा अच्छे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो है स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई इंसान ने बोलना शुरू किया और हम जो है बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, तो वो उसकी पर्सनैलिटी, वो ऑरा होता है जो कि स्पीकिंग स्किल्स की वजह से होता है। फिर आता है कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज, की आपकी अगर लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है, वो चीज। फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू क्यूरियोसिटी, बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो बोल के ही आपको बताएंगे, ठीक है। बोल के आपसे क्वेश्चंस करेंगे तब आप उनका सोल्यूशन बताएंगे। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स का अच्छा होना जरूरी हो जाता है। Essential in the success of political skill,
पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो बोलने पे जो है काफी चीजें निर्भर करती हैं कि जैसे मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे वक्ता हैं कि वो इतना अच्छे से या टिका टिका के चीजों को बोलते हैं, तो वो उनकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। तो पॉलिटिकल स्किल जो है वो आपकी इंक्रीज करने के लिए, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आपकी पॉलिटिकल स्किल्स जो है या पॉलिटिक्स में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। फॉर लर्निंग सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम, आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है या करिकुलम से रिलेटेड आपको चीजें सीखनी है तो स्किल जो है, स्पीकिंग स्किल, वो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अगर हमें टेक्निक्स क्या होंगी, अगर हमें स्पीकिंग स्किल्स को सीखना है, ठीक है, तो आप किस किस तरीके से किन किन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिबेट या डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स जो है वो आपके स्कूल या कॉलेज में होते होंगे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। स्पीच जो है, स्पीच को भी हम डेक्लेमेशन का ही पार्ट बोल देते हैं। रिसाइटेशन, रीडिंग जो है वो एक जरिया हो सकता है कि भाई आप बोल बोल के या आप गा रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा आपकी वोकैबुलरी को। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, आप किसी से, फ्रेंड से जो है बातचीत करते रहे, वो जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो भी क्या कर सकता है, एक तरीके से आपकी स्पीकिंग स्किल्स को जो है डेवलप करेगा। आप किसी को स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, आप अपने फ्रेंड को उसकी स्टोरी बता रहे हैं, अब वो किसी भी लैंग्वेज में आप बता रहे हो, किसी भी तरीके से आप बता रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। पिक्चर या इवेंट डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देखी, आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक टेक्निक हो जाती है जब आप स्पीकिंग स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन आंसर जो है, मान लीजिए टीचर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको आता है नहीं आता है वो अलग बात है, आप कोशिश कीजिए बोलने की, ठीक है, आप रिस्पॉन्स करने की कोशिश कीजिए कि ये हो सकता है। अगर आप गलत होंगे तो टीचर आपको सही करेगा, अगर आप सही हैं तो उससे अच्छी बात ही क्या होगी, ठीक है। तो चिल्ड्रन असेंबली जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो सुबह सुबह असेंबली होती है स्कूल में, उसमें जो है आप कई बार वो बोलने के जो प्रोग्राम्स होते हैं, या सुबह सुबह आपको न्यूज रीडिंग करनी होती है, या आपको कोई पोएम सुनानी होती है, तो वो जो चिल्ड्रन असेंबली है उसमें आप पार्टिसिपेट करें या बच्चों को मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क, अब टीचर क्या कर रहा है कि ग्रुप जो है बना के और आपको कुछ काम दे रहा है, तो आपका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो एनहेंस होगी। नेक्स्ट आता है रीडिंग स्किल्स, ये हमारी थर्ड जो है स्किल है लैंग्वेज स्किल की। जब हम बात करते हैं रीडिंग की, हमने जब पीछे एक फंक्शन की बात की थी, तो रिसेप्टिव स्किल है, यानी रीडिंग में हम रिसेप्टिव एंड पे हैं, हम चीजों को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप अभी ये स्लाइड को पढ़ के देख रहे हैं, तो वो क्या है, आप रिसेप्टिव एंड में हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन कर रहे हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगी, एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की रीड करने की, कॉम्प्रिहेंड करने की, और जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करने की। कि मान लीजिए आप ये स्लाइड देख के इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मीनिंग में क्या बताया गया है, और आप अगर पढ़ के समझ जाते हैं, वही रीडिंग स्किल है, ठीक है। अगर हम विलियम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ही डिफाइंस रीडिंग एज अ प्रोसेस वेयर बाय वन लुक्स एट एंड अंडरस्टैंड्स व्हाट हैज बीन रिटन, कि क्या लिखा हुआ है आप उसको देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है देखने का और देख के समझने तक का जो प्रोसेस है, वो क्या है, आपका रीडिंग है, ठीक है। अब ये मैंने स्मिथ और विडोसन की भी जो है 2 डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं, तो आपको जो डेफिनेशन सही लगे वो आप लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास जब आप लगा रहे हैं तो मतलब आपने इज, द, एन दा भी ऊपर नीचे नहीं किया है, तो बेटर होगा कि आप इन्वर्टेड कोमा के बजाय उस चीज को वैसे ही समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप इन्वर्टेड कोमा में एग्जैक्ट लिख पाए तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इन्वर्टेड कोमास मत लगाइए, ठीक है। रीडिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्वियसली पर्पसिवनेस, पर्पस क्या है उसका पढ़ने का, और वो समझा क्या रहा है आपको चीज को, ठीक है। जो आप रीड कर रहे हैं, कोई भी बुक लगा लीजिए, ठीक है, तो आप जो रीड कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो आपको दिया हुआ है कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रीडिंग की। टेक्स्ट बेस्ड होती है, ऑब्वियसली जो लिखा हुआ होता है आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंट होगी, जब आप मान लीजिए क्लास में बोल के नहीं पढ़ रहे हैं या कोई और आप किसी और को नहीं सुना रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है, रीडिंग जो है वो साइलेंट होती है, आप चुपचाप बस पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं,
ठीक है, मन ही मन में पढ़ना बोल देते हैं हम जिसको। स्पीड जो है वो आपकी मैटर करती है जब आप रीड कर रहे हैं। और स्पीड किस पे डिफर, अभी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो इंडिविजुअल वाइज भी डिफर करती हैं, प्लस जो है एज वाइज भी चीजें कई बार डिफर कर जाती हैं, और कुछ जो एनवायरमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन है, उसके हिसाब से भी चीजें जो है डिफर करती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, इम्पोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्टिवनेस, तो ये जो चीजें हम बात करते हैं ये क्या हो जाती है, रीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी आपकी रीडिंग की। ठीक है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है जब आप रीडिंग स्किल की बात करते हैं, क्यों जरूरत होती है या क्या क्यों इम्पोर्टेंट है रीडिंग स्किल। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस डेली लाइफ के लिए होती है। जितने भी चारों स्किल हमने पढ़ी हैं उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम सेम पॉइंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने की ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली डेली लाइफ में होगी, कम्युनिकेशन के लिए होगी, नई चीजें सीखने के लिए होगी कि आपने कोई बुक पढ़ी, अगर आपको वो समझ आ रही है तो आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है तो आप क्या नया सीखेंगे, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो काफी जरूरी हो जाती है, नई चीजें सीखने में हेल्पफुल रहती है। क्रिएशन ऑफ गुड आइडियाज, एनहेंसिंग कंसंट्रेशन, कि आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से ही पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडिया, नए आइडियाज आ सकते हैं, तो नए आइडियाज का क्रिएशन, कंसंट्रेशन को एनहेंस करना, ब्रेन की एक्सरसाइज जो हो जाती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, कि आपका ध्यान जो है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या किसी और समस्या से हटके पढ़ने में लगा हुआ है तो स्ट्रेस भी आपका डिक्रीज होता है। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं चीजों को बार बार तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी में आपके अलग अलग वर्ड्स जो है वो एड अप होते जाते हैं, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है, आप एक गुड सेल्फ इमेज जो है डेवलप कर पाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होती है कि आप जो है मान लीजिए नॉवल पढ़ रहे हैं मिस्टीरियस और आप उसी दुनिया में जो है खोए हुए हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं चीजों को, तो वो चीजें भी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपको मान लीजिए आपने एक किताब पढ़ी और आप वही किताब जो है किसी और को बता रहे हैं, समझा रहे हैं थोड़ा बहुत उसको कंक्लूड करके, तो वो कॉम्प्रीहेंड जो आपने किया है, आपने समझा जो है उस चीज को, वो कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। अगर हम बात करें प्रोसेस क्या होंगे रीडिंग के, कंपोनेंट्स क्या होंगे प्रोसेस ऑफ रीडिंग के, तो उसमें सबसे पहले आता है आई मूवमेंट, कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप एक कई बार नोटिस करेंगे कि आपके सामने अगर बैठ के कोई पढ़ रहा है तो वो आई, उसकी जो आई मूवमेंट है वो क्या होंगी, वो आपको बता देंगी कि उसका परसेप्शन स्पैन और आई स्पैन क्या है। जब आप परसेप्शन स्पैन की बात करते हैं यानी कि आपने एक पोज लिया और आपने सिर्फ कंपोनेंट पढ़ा तो वो आपका पोज हो गया, तो आप कितने वर्ड्स जो है एक पोज में पढ़ पा रहे हैं। आई स्पैन क्या होगा कि आपने एक बार जो है अपनी आंखें कहीं पे रखी और आपने उस आई की मूवमेंट से पहले कितने वर्ड्स पढ़े, तो वो जो फिक्स होगा, वो जो फिक्सेशन है कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या लेटर्स जो है आपने एक फिक्सेशन में पढ़े, ईच फिक्सेशन। मान लीजिए मैंने देखा और कंपोनेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, मैंने इतना पढ़ा, तो ये क्या है, ये मेरा आई स्पैन होगा कि मैं कितने लेटर्स जो है वो पढ़ पा रही हूँ। जितना ज्यादा आपका आई स्पैन होगा कि आप एक जगह देख के बहुत सारी चीजें पढ़ पा रहे हैं, तो वो आई स्पैन जितना ज्यादा होगा आपकी रीडिंग स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। वो आप फिर आई की मूवमेंट के बाद आपने वर्ड को देखा, फिर आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीडिंग स्पीड आपकी क्या होगी उस पर डिपेंड करती है प्रोसेस ऑफ रीडिंग, और फिर आप पढ़ के उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग है वही क्या है, अल्टीमेट एम है आपकी रीडिंग का। तो ये प्रोसेस ऑफ रीडिंग हो जाता है आई मोमेंट से लेके आपने वर्ड को देखा वहां से लेके कंप्लीट जब आपको मतलब समझ आ गया वहां तक का। उसके बाद टाइप्स ऑफ रीडिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आपके सिलेबस में टाइप्स मेंशन नहीं है और सिर्फ कॉन्सेप्ट मेंशन है तो आप कॉन्सेप्ट में भी टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है लाउड रीडिंग। अभी जो मैं कर रही हूँ कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ये जो मैं बोल बोल के बता रही हूँ ये क्या है, लाउड रीडिंग है। आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं बेसिकली, जैसे बचपन में बोला जाता है ना कि बोल बोल के पढ़ो अच्छे से याद होएगा, तो वो क्या है, वो लाउड रीडिंग है। फिर आता है साइलेंट रीडिंग कि जिसको आप बोल देते हैं कि मन मन में पढ़ना, कि चुप होके पढ़ो, ठीक है, तो वो क्या होगी, साइलेंट रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होगी कि आप जो है
किसी स्पेसिफिक पर्पज से इंटेंसिवली उसको पढ़ रहे हैं, यानी आपको पेपर देने हैं इसलिए आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो वो क्या होगी इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होगी, कर्सरी रीडिंग बोल देते हैं हम इसको, कि ऊपर ऊपर से रीडिंग, आप सिर्फ प्लेजर के लिए कोई और ही चीज पढ़ रहे हैं, कि आपका मन कर रहा है तो आपने नॉवल पढ़ ली, आपको कोई पर्पस, उसका ये पर्पस नहीं है कि आपने एग्जाम देना है या आप बहुत ध्यान से और अंडरलाइन कर करके पढ़ रहे हो। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या हो जाती है, एक्सटेंसिवली और ऊपर ऊपर से या प्लेजर के लिए रीडिंग हम बोल सकते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होगी, मान लीजिए टीचर ने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई और आपको मैथ्स के लिए एचसी वर्मा सजेस्ट कर दी, तो वो क्या है, वो जो टीचर ने क्या सजेस्ट किया, वो सप्लीमेंट्री रीडिंग सजेस्ट की है कि आप इसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, अगर आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री रीडिंग होगी। फिर आता है लाइब्रेरी रीडिंग, जिसमें आप जो है शांति से बैठ के, जिसमें साइलेंट रीडिंग भी इंक्लूड हो जाती है और जो एनवायरमेंट है आपका वो भी एक तरह से मैटर करता है। फिर आता है स्किमिंग, और स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्किमिंग को आप जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम दे के आना है और आप बस ओवरव्यू ले रहे हैं कंप्लीट चीजों का रीड करके, ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी पढ़ना। स्कैनिंग क्या होगा कि आप स्पेशल फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आपको ये याद नहीं है कि हिस्ट्री में पर्टिकुलर डेट कौन सी थी, तो आप बुक को स्कैन कर रहे हैं कि वो डेट कहाँ पे लिखी हुई थी, तो वो स्पेशल फैक्ट्स को ढूंढने के लिए जब आप स्कैन करते हैं या ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, वो क्या होगी, स्कैनिंग होगी। इंसिडेंटल रीडिंग या प्रिपरेटरी रीडिंग, यानी आप किसी चीज की पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए आप कोई पर्टिकुलर चीज रीड कर रहे हैं, कि आपको जो है वो पैराग्राफ या वो पर्टिकुलर चीज का जो है अंडरस्टैंड करना है, उसका जिस्ट निकालना है, तो वो क्या हो गई, प्रिपरेटरी रीडिंग। तो ये थे रीडिंग की टाइप्स। अब रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर लें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने क्या पढ़ा था। कई बार होता है कि हम पढ़ते हैं और पिछली लाइन का क्या मतलब था वो भूल जाते हैं, तो उस चीज के लिए आप इंप्रूव करने के लिए रीडिंग स्किल को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। पर्सनलाइज द कंटेंट, कि आपने जो पढ़ा है आप उसमें साइड में कहीं पे निमोनिक्स बना लें, या फिर आप इस तरीके से उसको कंटेंट को जो है समझने की कोशिश करें कि वो आपको समझ आए, अच्छे से आपको पर्सनली समझ आए। हो सकता है किसी और को उस तरीके से समझना है जिस तरीके से आपने समझने की कोशिश की, तो वो आपका पर्सनलाइजेशन होगा उस कंटेंट के लिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप किसी भी चीज को देख रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या करता है, आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करता है। इनकॉर्पोरेट मोर सेंसेस, कि आप सिर्फ देख रहे हैं और वो चीज की बजाय आप इन्वॉल्व करें, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, तो ये सारी चीजें आप जो है आपकी जो बाकी सेंस, जो आपकी बाकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको भी आप जो है इंक्लूड करने की कोशिश करें। फिर आता है अंडरस्टैंड द कॉमन थीम्स, कि आपको अगर कंप्लीट थीम समझ आ गई उस चीज की तो आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आप कॉम्प्रीहेंड करके मीनिंग उसका निकाल पा रहे हैं। रीडिंग गोल्स जो है वो आप सेट कर सकते हैं, आप पोर्शन में रीड कर सकते हैं, कि आप मान लीजिए आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो आपको डेली एक पेज पढ़ना है, तो इससे भी आपकी रीडिंग स्किल और आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होगी। लेट स्टूडेंट्स गाइड देयर रीडिंग, यानी बच्चों को खुद गाइड करने दीजिए कि उनको कैसे पढ़ना है। ये ना हो कि टीचर ने बोल दिया कि एक बच्चा जो है बोल बोल के खड़ा होके पढ़ेगा बुक की रीडिंग जो है, लेकिन बाकी बच्चों को हो सकता है कई बार समझ ना आ रहा हो, तो बच्चों को खुद डिसाइड करने दीजिए कि उनकी जो रीडिंग है वो किस हिसाब की होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लास्ट राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से लेके नीड, इंपॉर्टेंस, गुड हैंड राइटिंग की क्या मतलब होते हैं, और आप हैंड राइटिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम मीनिंग ऑफ राइटिंग की बात करें तो ये क्या होगी, एक्टिविटी होगी या स्किल होगी राइटिंग वर्ड्स की, कि आपने कुछ लिखा है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेविड नुनान ने क्या डेफिनेशन दी थी कि राइटिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ऑफ फाइंडिंग द आइडियाज एंड थिंकिंग अबाउट द वे टू एक्सप्रेस एंड अरेंज देम इनटू अ स्टेटमेंट एंड पैराग्राफ दैट इज क्लियर टू बी अंडरस्टूड बाय द पीपल, कि आपने जो है कुछ आपका आइडिया था, आपकी थिंकिंग थी, आपने उसको एक्सप्रेस किया लिख के, और वो लोग जो है उसको पढ़ के क्लियरली समझ पाए, वो क्या होगी, राइटिंग होगी, ठीक है। बेसिकली लिखना। अलग अलग जो है लिंग्विस्ट की अलग अलग डेफिनेशन होगी, तो आपको जो ठीक लगे, जो आपको इजीली समझ आए और आपको लर्न हो जाए, वो चीज आप जो है लिख सकते हैं। जैसे बेल ने बोला था राइटिंग इज अ टूल,
यूज्ड टू एनेबल अस टू एक्सप्रेस। बेसिकली जो हम लैंग्वेज स्किल्स पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें किस में आ जाती हैं, राइटिंग में आ जाएंगी, जब राइटिंग को एक एज अ टूल बताया था बेल ने। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी राइटिंग की, कि आपने कुछ लिख रखा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। पहला तो एक्सप्लेनेशन यानी क्लियर पर्पस होना चाहिए, और जो आपने टाइटल दिया है, मान लीजिए मैंने लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइटिंग, तो ये टाइटल जो है अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल है और इंफॉर्मेटिव है, कि भाई आगे जो टेक्स्ट आने वाला है उसमें आपको राइटिंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए, जो मटेरियल होगा आप आगे लिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग लिख दिया, आगे मैं जो है टाइप्स ऑफ राइटिंग लिख दूं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, मटेरियल उससे रेलेवेंट होना चाहिए, कि आपका जो मटेरियल है वो टाइटल को जस्टिफाई करे, कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग जो है अगर टाइटल दिया है तो मेरे जो अंदर बॉडी के अंदर जो पार्ट लिखे हुए होगा वो भी क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही होना चाहिए। तो वो रेलेवेंसी होनी चाहिए जब आप लिख रहे हैं। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, आपको अननेसेसरी फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वर्ड्स में भी अपनी बात जो है दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। ऑर्डर होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ये ना हो कि आपने रैंडम चीजें बस डाल दी हैं बॉडी के अंदर। तो आपको क्या करना है, जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या आपने हेडिंग के नीचे जब आप बॉडी वाला पार्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए और फ्लो होना चाहिए, कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे स्मूथली शिफ्ट कर रहे हैं। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में अच्छी चीज मतलब आपको मिस्टेक्स जो है वो कम से कम करनी है, या अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको किस लेवल पे लेके जाना है अपनी राइटिंग को कि उसमें मिस्टेक्स हो ही ना। एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि जो आपका जो एसेंशियल आइडिया है जो आपने टाइटल दिया है वो उस पैराग्राफ से मिसिंग है। यानी मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बजाय आपने कुछ और ही लिख दिया, अब आप बोलेंगे आंसर तो मैं लिख के आई थी या लिख के आया था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने जो हेडिंग डाली है उस हेडिंग में जो आपने जो मेन टाइटल दिया था वो चीज ही मिसिंग है, मेन और एसेंशियल आइडिया जो है वही आपने ओमिट आउट कर दिया और वहां से लिखा ही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइटिंग की सब स्किल्स की, कि जो सुबाना है उन्होंने 2003 में 7 जो है टाइप्स दिए थे सब स्किल्स के। सब स्किल्स में क्या क्या आ जाता है, मैकेनिक्स, जैसे मैकेनिक्स में क्या आ गया, हैंड राइटिंग, यानी आप लिख रहे हैं तो आप मैकेनिकली उस पेंसिल को या पेन को पकड़ के आपकी मोटर स्किल्स जो है, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उन पे काम हो रहा है और लिख रहे हैं आप कोई चीज। पंचुएशन, स्पेलिंग, तो ये मैकेनिक्स में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो 2 चीजें अलग अलग डाली है इन्होंने, एक वोकैबुलरी और आइडियम्स, यानी आपका जो वर्ड है वोकैबुलरी है वो क्या होगी, जो मुहावरे वगैरह आप यूज कर रहे हैं वो चीजें क्या होगी। तीसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि पैराग्राफ, टॉपिक, सपोर्ट, कोहेजन या फिर यूनिट वाइज आप चीजों को लिख रहे हैं। फिर आता है चौथा टाइप सिंटेक्स, जिसमें आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, उसके बाउंड्री की, स्टाइलिंग की, कि आपने कैसे उसको स्ट्रक्चर किया है किसी भी आंसर को या क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को, ठीक है। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में रूल्स आ जाते हैं, एग्रीमेंट या आर्टिकल, प्रोनाउन, टेंस, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ग्रामर में आ जाती हैं। फिर आता है कंटेंट, की आपका जो कंटेंट होगा वो रेलेवेंट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ये ना हो कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है राइटिंग प्रोसेस के बारे में। राइटिंग प्रोसेस में क्या होगा कि आपने पहले आइडिया लिया, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने उस पर ड्राफ्ट लिखना शुरू किया या आपने रफली उस चीज को नोट डाउन करना शुरू किया, फिर आपने वो कंप्लीट लिख के टीचर को दिखाया और आपने टीचर ने उसमें मॉडिफिकेशंस बताई, फिर आपने रिवाइज करके उसको वापस से लिखा, तो ये राइटिंग प्रोसेस हो गया। तो ये 7 जो हैं ये राइटिंग सब स्किल्स जो है बताई गई हैं सुबाना के द्वारा। फिर आता है गुड हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी 2 चीजें हो सकती है जब आप हैंड राइटिंग वर्ड बोलते हैं, एक तो हो जाएगा राइटिंग में राइटिंग स्किल और एक होगा हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग यानी कि आपने हाथ से वो चीज लिखी है, राइटिंग यानी कि आपने किसी भी चीज से, आप लैपटॉप पे भी टाइप कर सकते हैं, वो एस्पेक्ट भी आप लेके चल सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि आप राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, उसमें आप लिख क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो वो चीजें भी राइटिंग में है। तो अगर हम गुड हैंड राइटिंग की बात करें तो वो स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, कि एस को जो है ऐसे लिखना है, पी जो है वो ऐसे मेंशन होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक शेप होती है किसी भी लेटर की जब हम बात करते हैं। साइज ऑफ लेटर जो है वो क्या होना चाहिए,
ना ज्यादा बड़ा हो। कई बार होता है कि बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग होती है किसी बच्चे की और एक ही लाइन में सिर्फ 4 वर्ड लिखे हैं उन्होंने, और किसी की बहुत ज्यादा छोटी होती है और उन्होंने एक लाइन में 10 वर्ड लिख रखे हैं। तो वो साइज जो है वो ऑप्टिमम साइज होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत छोटा हो कि समझ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए और ये हो कि वो समझ आ जाए। लेटर का जो साइज है वो क्या हो, एप्रोप्रिएट साइज हो। स्लोप ऑफ द लेटर्स, वो इक्वल स्लोप होना चाहिए। जैसे हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं उस इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं और उन स्मॉल लेटर्स की हम ये जो स्लोप होगा वो सेम है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने पहला लेटर लिखा और आप छोटा 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 करते चले गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जब आपका कोई पेपर आपने जो लिखा है तो या आपकी नोटबुक कोई चेक करे तो वो एक अट्रैक्टिव हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि देखते ही लगे कि भाई बच्चे ने बस क्या ही लिख दिया। ठीक है, तो वो राइटिंग जो है आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए दिखने में। फिर आता है लेटर्स एंड वर्ड स्पेसिंग। ये ना हो कि आपने लेटर्स के बीच में भी स्पेस दे रखा है कि आपका एल कहीं है, ई जो है गैप के बाद है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग का आपको प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है जब आप हैंडराइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। फिर आता है कनेक्टिंग स्ट्रोक्स। कनेक्टिंग स्ट्रोक्स में हम क्या बोलते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हम यूज करते हैं। डॉट्स और क्रॉस स्ट्रोक्स में भी वही चीज आ जाती है। जैसे कर्सिव राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो हम चीजों को कनेक्ट करके लिखते हैं, सी को ओ से, ओ को एन से, ऐसे पर्टिकुलर कनेक्शन चलता जाएगा। आप बिना पेन उठाए चीजों को लिख रहे हैं, तो वो जो कनेक्टिंग स्ट्रोक्स हैं वो आपके ठीक से होने चाहिए। ये ना हो कि आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। डॉट्स और क्रॉस स्ट्रोक्स, इसमें क्या आ जाता है, आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह है वो भी सही से होने चाहिए। रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग की। मान लीजिए आप एग्जाम लिख रहे हैं, आपका पहला पेज या पहला क्वेश्चन तो ऐसे जचा जचा के ऐसे लगेगा कि भाई शब्दों की जगह मोती पिरो दिए हैं, लेकिन जब आप लास्ट पेज तक एग्जामिनर पहुंचेगा वहां पे आपका क्या हो जाता है, स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वो राइटिंग जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और बहुत स्पीड दिखती है उस राइटिंग में। तो आपको स्पीड जो है वो शुरू से लेके एंड तक रीजनेबल स्पीड रखनी है। ये ना हो कि शुरू में आपकी स्पीड कम है, राइटिंग बहुत अच्छी है, लास्ट में जाके स्पीड इंक्रीज होगी, राइटिंग खराब होगी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आता है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप जो है स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, लाइन के नीचे जो है, जैसे अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स लिख रहे हैं तो बहुत बार होता है कि बच्चे 2 लाइन के बीच में वर्ड्स लिख रहे होते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको स्ट्रेट लाइन में जो है वर्ड्स लिखने हैं। फिर आता है इफेक्टिव राइटिंग, वो थी हैंड राइटिंग, ये है इफेक्टिव राइटिंग। अब तो जब हम इफेक्टिव राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आप मान लीजिए आपको कोई थॉट आया और आप उसको जो है पेपर पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो राइटिंग प्रोसेस हो जाएगा कि आपको आइडिया आया और आपने उसको आइडिया को पेपर पे लिखा। फिर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट उसमें कंटेंट आएगा आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो, रेलेवेंट हो। अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी राइटिंग की, अगर हम उन सबको इंक्लूड करके जो है राइट करें कोई भी चीज, तो वो क्या होगी, इफेक्टिव राइटिंग होगी। यानी आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टाइल और फॉर्मेट में जो है चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, ग्रामर जो है आपकी वो सही होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने टेंसेस गलत लगा रखे हैं, आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो फैंसी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, सबको समझ आ जाए। पंचुएशन आपने ठीक से लगाए होने चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप कोमा ये जब सही जगह पे नहीं होते तो उससे चीजें गड़बड़ा जाती हैं। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए और एट लास्ट आपकी हैंडराइटिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इफेक्टिव राइटिंग की जो है हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, चाहे वो हैंडराइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर हमने राइटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उन दोनों को कंबाइन करके अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या निकल के आएगी, इफेक्टिव राइटिंग निकल के आएगी। अब जरूरत क्या होती है, नीड और इंपॉर्टेंस क्या है राइटिंग स्किल्स की। अब बैकॉन ने बोला था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो आपको राइटिंग आना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू बैकन, अगर आप एग्जैक्ट पर्सन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो नीड क्या होती है, नीड बहुत सारी हो सकती है। एक डेली लाइफ में जब हम बात करें नीड की राइटिंग की, यानी एकेडमिक में, ऑफिशियल में, सोशल या पर्सनल सेटिंग में, मान लीजिए प्रोफेशनल सेटिंग में कोई भी लिरिसिस्ट जो है किसी सॉन्ग की लिरिक्स लिख रहा है, तो वो इफेक्टिव कब होंगी, वो राइटिंग स्किल उसकी कब दिखेगी हमें, जब मान लीजिए किसी ने सैड सॉन्ग लिखा है और हमें वो सॉन्ग सुन के इतना सैड फील होगी जैसे हमारे लिए ही लिखा गया है, तो वो क्या है, वहां पे इफेक्टिव राइटिंग है कि वो सॉन्ग ने जो
जो है आपको सैड फील करा दिया और वही पर्पस था उस चीज का, तो वो इफेक्टिव राइटिंग है। तो डेली यूज में कम्युनिकेशन के लिए भी तो वो आपको क्या आनी चाहिए, डेली लाइफ में भी जो है जरूरत होती है राइटिंग की। कम्युनिकेशन के लिए जरूरत होती है, चाहे आपको ईमेल भेजना हो, मैसेज भेजना हो, या प्रोजेक्ट्स रेडी करने हो, रिपोर्ट्स बनानी हो, तो वो कम्युनिकेशन का भी एक जरिया होता है राइटिंग स्किल्स। एजुकेशन के फील्ड्स में तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम लास्ट में लिख के ही आने हैं, तो प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स या जॉब ओरिएंटेशन, तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम के एजुकेशन के फील्ड में भी हमें राइटिंग की जरूरत पड़ती है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है राइटिंग, क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले तो एबिलिटी टू एक्सप्लेन, कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके जो आइडियाज और थॉट्स हैं वो आप दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं लिख के, ठीक है। एनहेंस कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को, तो राइटिंग जो है बच्चे के लिए जरूरी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए, कि आपने कुछ लिखा है वो अगले इंसान को समझ आए, ठीक है। अगर अगले इंसान को समझ नहीं आया तो आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया, वीक हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आता है इंप्रूव फोकस, नीड ऑफ कंसंट्रेशन व्हाइल राइटिंग। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं और मान लीजिए वहां पास खड़े होकर दो टीचर्स बात कर रहे हैं, तो कई बार आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो जब आप राइट करते हैं कोई भी चीज, तो राइटिंग के टाइम पे जो है आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। फिर है क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन, तो आपको अगर लिखना पसंद है, मान लीजिए आप पोएम्स लिखते हैं या चीजों को क्रिएटिवली मैनेज कर पाते हैं, तो वो चीज भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव। फिर है जॉब ओरिएंटेशन के लिए, मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब करनी है और आपको ईमेल लिखना नहीं आता, तो वो तो इश्यू हो गया ना, तो वो जॉब ओरिएंटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के। रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर, साइंटिफिक जर्नल्स या डायरीज, तो ये क्या हो जाता है कि जो चीजें रिकॉर्ड में तभी होंगी जब आप लिख पाएंगे। मान लीजिए आपका दिन आज का कैसा गया वो आप डायरी में लिख रहे हैं, तो वो लिखने के लिए आपको लिखने की स्किल जो है वो डेवलप करनी जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है राइटिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग कैपल के अकॉर्डिंग। कैपल ने क्या बेनिफिट्स बताए 2011 में, तो वो एक्सप्रेस करना वंस पर्सनालिटी की लिखी हुई चीजें। कई बार क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी की जजमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, सिर्फ आपकी लिखी हुई चीज को पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन जो है किसी की पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन झलकता है जब आप कोई चीज लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे, अगर आपको पता हो तो आर्मी के जो एसएसपी होता है या बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें भी जो है इंक्लूड की जाती हैं। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि कोई पिक्चर दिखा दी आपसे, उसके बारे में लिखवाया, तो अब आपसे मान लो 30 पिक्चर बैक टू बैक दिखाई है 30-30 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो अब 15 मिनट में वो जो आपने लिखा है, क्योंकि आप कितनी देर तक फेक करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो जो आपने देखा, आपको बस 30 सेकंड में जो मन आए वो लिखना है, तो वो जो मन आए वो लिखने से आपकी क्या होती है, पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड झलकता है, कि आप किसी आपको देख की चीज को देखने का नजरिया झलकता है, तो किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में राइटिंग बताती है। कम्युनिकेशन को इंक्रीज करती है, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करती है, लॉजिकल और पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट जो है वो किस वजह से हो सकता है, बेटर राइटिंग स्किल की वजह से फायदे होते हैं उस चीज के। गिव अ पर्सन ए चेंज टू लेटर रिफ्लेक्ट ऑन हिज और आइडियाज एंड रीइवैल्यूएट देम, या जो रिसीव प्रोवाइड फीडबैक, रिसीव फीडबैक। तो ये क्या हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कुछ लिखा, आपने टीचर को दिखाया, टीचर ने उसके बारे में फीडबैक दिया, आपने उस फीडबैक के बाद उसको इम्प्रूव किया, तो ये रीइवैल्यूएट किया आपने आइडियाज को, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, बेनिफिट्स हैं कैपल के अकॉर्डिंग राइटिंग के, कि आप प्रिपेयर फॉर स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको जो है, आपको लिखना अगर अच्छे से आता है तो आपको जॉब हो सकता है अच्छे से जल्दी मिल जाए, तो वो राइटिंग स्किल्स जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। अब अच्छी हैंड राइटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था कि अच्छी हैंड राइटिंग के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कि स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी क्यों होनी चाहिए अच्छी हैंड राइटिंग। तो सबसे पहले तो एसेंशियल स्किल है ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। अगर बच्चों की बात करें तो आपको एग्जाम्स लिख के आने हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। अच्छी हैंड राइटिंग ब्रेन को एक्टिवेट करती है, इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल, यानी एग्जामिनर ने जैसे ही आपकी राइटिंग देखी, उनको जो है अच्छा फील हुआ और उनका मन किया पेपर को पढ़ने का या चेक करने का। तो ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग को देख के ब्रेन की जो विजुअल परसेप्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और उससे फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाती है।
अगर आपने बहुत बार देखा हो तो सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो वायरल होती हैं कि कुछ लिखा हुआ है और आपको बोला गया है रीड इट, तो आपने जल्दी जल्दी उस चीज को पढ़ा और लास्ट में कोई लाइन लिखी मिलेगी कि इसका मतलब ये था, रीड इट अगेन। तो जब आप दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है कि आपने जल्दबाजी में कोई वर्ड जो है वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग सही पढ़ा है लेकिन उसमें गलत लिखा हुआ है। तो वो क्या हो जाता है, विजुअल परसेप्शन हो जाता है, जब आपकी जो है राइटिंग को देख के फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाती है। प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो चांसेस ज्यादा होते हैं आपके अच्छे मार्क्स आने के। ऑब्वियसली आपको वो चीज आनी चाहिए, आपने अगर कंटेंट ही नहीं लिखा है तो सिर्फ हैंडराइटिंग भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इस चीज से, माना जाता है ऐसा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपकी जो है सक्सेस होगी, आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। फिर आता है मेजर फॉर्म ऑफ असेसमेंट, क्योंकि राइटिंग आपकी हैंडराइटिंग को देख के आपने जो रिटन एग्जाम लिखा है लिमिटेड टाइम में उसी से आपको असेस किया जाएगा। आप एग्जामिनर के सामने नहीं खड़े हैं, आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस तरह से जो है लिखते हैं या किस तरह के इंसान हैं। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो तो आप कॉपी देने में भी जो है हिचकिचाते नहीं है कि आपके जो है क्लासमेट ने आपसे नोटबुक मांगी और आप बोले कि नहीं मुझे नहीं देने हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि इसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है। फिर आता है क्रिएटिव राइटर्स जो है जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है कि वो फर्दर जो है क्रिएटिव हैंडराइटिंग में जा सकते हैं। नोट्स टेकिंग जो है ऑब्वियसली जब टीचर पढ़ा रहे हैं आप साथ साथ नोट्स जो है बना रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो पता चले आपको एग्जाम तक जब आप उन नोट्स को देखें तो आपको ही समझ नहीं आ रहा है आपने लिखा क्या था। तो वो नोट्स टेकिंग में जो है वो गुड हैंड राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। हेल्पफुल फॉर डिसलेक्सिया चिल्ड्रन, अब अच्छी हैंड राइटिंग का और डिसलेक्सिया चिल्ड्रन का जो है क्या कनेक्शन बताया गया है कि हैंड राइटिंग में हम नॉर्मली कर्सिव राइटिंग को लेके चलते हैं, तो डिसलेक्सिया चिल्ड्रन क्या होते हैं, जैसे उनको डी और बी में दिक्कत है पढ़ने में, तो उनको जो रीडिंग जो है डिसऑर्डर है, उनको पढ़ने में जो दिक्कत हो रही है उससे क्या हो जाता है, डी और बी में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि वो सेम सेम से दिखते हैं। लेकिन जब आप कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं तो वो जो लेटर है उसका थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है और वो अलग तरीके से दिखता है। तो डिसलेक्सिया पर्सन जो है उसको कंपैरेटिवली बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। अब रीडिंग और राइटिंग के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो वर्ड्स जो है वो मोस्ट पावरफुल ड्रग है मैनकाइंड के लिए, ये रुडयार्ड किपलिंग का कहना था। और ये क्यों है, चाहे आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, आप किसी भी स्किल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वर्ड्स जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि तीर से निकला, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से जबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। तो वो जो वर्ड्स हैं आपके, अगर आपने किसी को बुरा बोला है या आपने किसी को बुरे तरीके से ट्रीट किया है तो वो उसको हमेशा याद रहेंगे। इसलिए वर्ड्स जो है वो मोस्ट पावरफुल ड्रग होते हैं। अगर आपने अच्छे शब्द बोले हैं, किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात की है, वो भी उसको हमेशा याद रहेगा। तो जैसे ड्रग होती है ना कि उसके नुकसान भी होते हैं फायदे भी होते हैं, तो वर्ड्स को अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो रीडिंग जो है, इनमें रीडिंग और राइटिंग में क्या रिलेशन है, रीडिंग रिसेप्टिव एंड पे है, राइटिंग प्रोडक्टिव एंड पे है। रीडिंग में आप पढ़ के रिसेप्ट कर रहे हैं चीजों को, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। प्रोडक्टिव में जो है आप उसका रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को। फिर आता है रीडिंग एंड राइटिंग जो वो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है और एसेंशियल हो जाती है दोनों ही चीज आना, कि आप रीड कर पा रहे हैं तभी आप लिख पाए, लिख पा रहे हैं तो आप उसको रीड भी कर पाए। जैसे कई बार एक जोक भी होता है ना कि आप लिख पढ़ लेते हैं, तो इनका हम लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो इनका फिर आप लिख कैसे लेते हैं, यानी कि फिर उसका जवाब होता है कि अब हम पढ़ नहीं पाते ना, तो हमें नहीं पता हम क्या लिख लेते हैं। तो वो चीज हो जाती है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है और जरूरी है। फिर आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइटिंग स्किल को आप कैसे सिखाएंगे, तो बचपन से लेके और लास्ट तक आते आते तरीके अलग हो जाते हैं। शुरू में अगर हम राइटिंग स्किल की बात करें तो किंडरगार्टन मेथड जो है वो बहुत सारे होते हैं कि आप बच्चे को पकड़ के लिखवा रहे हैं, हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं, या आपने लिखना दे दिया, आप उसको बता रहे हैं कैसे लिखना है। ट्रेसिंग मेथड जैसे ये दिखाया हुआ है कि डॉट डॉट ऐसे जो है ट्रेस करना है, इन डॉट्स के ऊपर आपको जो है क्या करनी है, लाइन लगानी है बच्चे को, फिर दूसरी साइड से लगानी है, तो ये दो लाइन को मिला के फिर नीचे ए बनाया गया है, ए से फिर कैसे एप्पल बन जाएगा। तो वो ट्रेसिंग मेथड होता है कि बच्चा उसके ऊपर जो है वापस से लिख के ट्रेस करके डॉट्स को और तब लिखना सीख रहा है। फ्री इमिटेशन मेथड,
कि आपने जो है आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चा आपको देख देख के इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपने कैसे जो है आपका हाथ घुमाया है और कैसे जो है लेटर को लिखा है। एक आता है FG फ्रेंच का मेथड, उसमें उसने तीन प्रिंसिपल बताए हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के कि कैसे लिखा जाएगा। तो इम्पोर्टेंस जो है चाइल्ड एक्टिविटी, वो चाइल्ड एक्टिविटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज कंपैरिजन टू टीचर की एक्टिविटी। ये इनका पहला स्ट्रक्चरल अप्रोच है। दूसरा होगा कि स्पीच जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच फॉर फिल्मिंग वर्ड्स, कि आप कैसे बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप कई बार होता है ना कि बच्चा अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा है तो लिख भी गलत रहा है, ठीक है। तो स्पीच जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट टू अरेंज वर्ड्स इन अ सुटेबल इंग्लिश सेंटेंस। तो वो जो हैबिट आपकी बन रही है धीरे धीरे कि एक्चुअल में सेंटेंस को लिखना कैसे है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है टेक्निक्स यूज्ड इन कॉपिंग राइटिंग, की टीचर का देख के कॉपी करना, जैसे यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। FG फ्रेंच का मेथड है ये भी। फ्लैश कार्ड, जैसे ये टीचर यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड दिखा रही है, इसमें बच्चे को लिखना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देख के बताना है पहले कि ये क्या है, ठीक है। ये जैसे नो लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बच्चे जो है उस चीज को देखेंगे। तो एक इंटरैक्टिव सेशन हो जाता है कि आप जब फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हैं उसके बाद आप फिर उसमें क्या करवाना शुरू करते हैं कि आप ऐसा ही बना के लिखिए, ठीक है। राइटिंग बाय टीचर, कि फ्रीली इमिटेट करना, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। यूजिंग ब्लैक बोर्ड, कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये क्या हो रहा था, आप मान लीजिए नोटबुक में लिख के बता रहे हैं और बच्चे को होमवर्क में एज इट इज जो है डिट्टो नीचे लिख के लाना है, तो वो क्या, ये फ्री इमिटेशन के टाइप्स में आ जाता है कि आप फ्रीली इमिटेट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है बाय ओवर राइटिंग, जैसे ट्रेसिंग का जो मेथड था, हमने ट्रेसिंग में क्या पढ़ा था, ये इनके ऊपर जो है ट्रेस करके वापस से लिखेगा, तो वो क्या हो जाता है, ओवर राइटिंग हो रही है, आप वापस से वही चीज लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक पॉइंट पे आके आपको बिना ट्रेसिंग के भी वर्ड को लिख पाए। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन टेबल्स का यूज करना, तो ये कॉपिंग राइटिंग जो है वो उसकी क्या हो जाती है, टेक्निक्स हो जाती है। कंपोजिशनल राइटिंग क्या होती है, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन यानी कि किससे आया, लैटिन वर्ड कंपोनियर से आया, जिसका मतलब है पुट टुगेदर, यानी आपने दो चार वर्ड लिया, मैंने कंपोजिशन राइटिंग को मिला के दो वर्ड लिखे कंपोजिशनल राइटिंग, तो ये लिखा ना मैंने कुछ मिक्स करके, तो आपने चीजों को इकट्ठा रख दिया, ठीक है। तो कंपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं, राइटिंग के लिए दूसरा वर्ड कंपोजिशन भी यूज हो जाता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, अगर आप कंपोजिशनल राइटिंग कर पाते हैं, आप चीजों को जोड़ के लिख पाते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, तो वो आपकी राइटिंग स्किल को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है टेक्निक्स फॉर टीचिंग गुड राइटिंग, कि आप कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है यूज करेंगे अगर आपको बच्चे को राइटिंग अच्छी सिखानी है, अच्छा लिखना सिखाना है, राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है। तो उसमें क्या आ जाता है, पैराग्राफ राइटिंग दे सकते हैं आप बच्चे को, पैराग्राफ को जोड़ जोड़ के फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे राइटिंग दे सकते हैं, लेटर राइटिंग जो है उसको सिखा सकते हैं, स्टोरी राइटिंग की कैसे आप किसी भी कहानी को जो है दर्शाएंगे, लिखेंगे, उस चीज के बारे में सिखा सकते हैं, काम दे सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन आउटलाइन, ये थोड़ा हायर एजुकेशन में ज्यादा यूज होता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर चीज का ओवरव्यू दे दिया, अब बच्चे जो है खुद लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो गया, आउटलाइन डेवलप की है आपने सिर्फ। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो कोई कंपटीशन करवा सकते हैं, या जो है क्रिएटिव राइटिंग के लिए पोएम लिखना दे सकते हैं, तो वो कोशिश की जा सकती है कि आप उनको अलग अलग तरीके से लिखने के लिए जो है होमवर्क में चीजें दें या उनको सिखाएं ये सब चीजें, तो ये टेक्निक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है कि वो तो टीचर की बात थी, अब आप खुद अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको रीड वाइडली, यानी बहुत अच्छे से आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग स्किल होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस किस तरीके से चीजों को लिखा जा सकता है। कैप्चर योर आइडियाज इन राइटिंग, आपको कोई भी आइडिया आया आप उसको लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में भी वो रहे, और आपने जब लिखा है उस आइडिया को तो वो आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। फिर है प्रैक्टिस, ऑब्वियसली किसी भी, चाहे वो कोई भी स्किल हो या किसी भी तरीके का काम हो, प्रैक्टिस हर काम में जरूरी होती है। फिर टारगेट योर कम्युनिकेशन, कि आप जो है कम्युनिकेशन बेटर करने की कोशिश कीजिए, उसकी वजह से भी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होंगी। रिलाई ऑन गुड राइटिंग प्रैक्टिसेस, आप कोई राइटिंग प्रैक्टिस की बुक खरीद रहे हैं या फिर आप किसी कोई टॉपिक पे राइट कर रहे हैं, तो जो आप अच्छी बुक है या अच्छी राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो जो है आप उन पे रिलाई करें। एग्जामिन एग्जांपल्स, बेनिफिट फ्रॉम रेस्पॉन्सेज एंड फीडबैक, कि आपने कुछ लिखा, टीचर ने उसके बारे में कुछ बताया, तो आप उस फीडबैक, जो टीचर ने फीडबैक दिया है
उससे उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपकी राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव हो। तो पहले कोशिश आपको करनी पड़ेगी, फिर आपका जो है टीचर आपके जो है फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा और आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये था हमारा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।